हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द फार्मासिस्ट मैराथन सीरीज। और यहाँ पर इस वीडियो में हम माइक्रोबायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जी हाँ, टॉपिक रहेगा आपका स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्टेंट और इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। देखिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे, यहाँ से बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, आपके स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन जरूर से आता है। किसी भी पेपर में बैठो, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा से बनता है, तो बहुत ध्यान रखने का जरूरत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो भी इस सीरीज में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करें आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ पर आपका क्या रहा है, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट से क्वेश्चन है। ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट में आपके सभी वैक्सीन, सीरा, ये सभी आ जाएंगे। इनके बारे में स्टडी करते हैं। ये क्वेश्चन है यहाँ पर एमपी एनएचएम, ठीक है, मध्य प्रदेश एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन 2022 का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कम्स अंडर द इम्यूनोलॉजिकल और इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग्स? इनमें से कौन सा ऐसा एजेंट है, कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे इम्यूनिटी को मॉडरेट कर रहा है, हमारी इम्यूनिटी को चेंज कर रहा है, या तो बढ़ा रहा है या तो उन्हें डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, इन्हें हम इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट या इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग्स के नाम से जानेंगे। ऑप्शन है यहाँ पर सेरा, वैक्सीन एंड टॉक्सॉइड। क्या होगा करेक्ट आंसर? देखिए सेरा भी हमारे इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, वैक्सीन्स भी और टॉक्सॉइड्स भी। जब ये हमारे बॉडी में इंजेक्ट होते हैं तो ये हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर कोई सा ऐसा डिजीज है, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं वैक्सीन की बात करूं तो वैक्सीन का डिस्कवरी क्यों किया गया? अगर हमें कोई सा डिजीज हुआ है तो उसके लिए जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसके कुछ सैंपल्स हमारे बॉडी में इंजेक्ट करवाए जाते हैं, ताकि हमारे बॉडी में उस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं कि साथ में हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। सेरा भी सेम रहेंगी, हमारे लिक्विड या हमारे बोला जाए हमारे ब्लड के साथ, जब ब्लड डोनेट होता है तो इस ब्लड के साथ हम यहाँ पर सेरा मिक्स करके देते हैं, क्योंकि इनमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज रहते हैं। ये भी क्या करते हैं, हमारे बॉडी को पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। टॉक्सॉइड की बात करें तो टॉक्सॉइड क्या होते हैं? जितने भी हमारे बैक्टीरियाज हैं, मेनली अगर मैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करूं तो ये अपने चारों ओर एक एक्सोटॉक्सिन या बोला जाए एक टॉक्सिन या एक टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, और हमारे बॉडी को इस टॉक्सिक सब्सटेंस से बचाने के लिए हम यहाँ पर टॉक्सॉइड का यूज करते हैं। ये टॉक्सॉइड क्या करते हैं? इन टॉक्सिन्स को ये इनएक्टिवेट करते हैं, या दूसरी लैंग्वेज अगर मैं बात करूं तो टॉक्सॉइड्स आर द इनएक्टिवेटेड फॉर्म्स ऑफ द टॉक्सिन्स। क्लियर है? तो ये सभी क्या कर रहे हैं, हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर निकलेगा आपका यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव। ये चारों आपके लिए इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग्स के नाम से आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ पर बाबा फरीद यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस फार्मासिस्ट का क्वेश्चन है। ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन 22 का है। अ प्रिपरेशन कंटेनिंग लाइव और एटीन्यूटेड वायरस इज कॉल्ड। ठीक है, ऐसा कौन सा प्रिपरेशन है जिसमें किसी वायरस के लिविंग या नॉन लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं? वैक्सीन, एंटी सीरम, टॉक्सिन एंड टॉक्सॉइड्स। क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर? अभी मैंने आपको बताया वैक्सीन। क्यों भैया? क्योंकि वैक्सीन अगर हमें किसी तरीके का डिजीज हुआ है, फॉर एन एग्जांपल अगर हमने कोविड-19 के बारे में बात करें, रिसेंटली बात करते हैं, कोविड-19 के लिए जितने भी स्पुतनिक, मॉडर्ना, ये जो भी हमारे वैक्सीन्स आ रहे थे, इन वैक्सीन्स का खासियत क्या था? इनमें इसी कोरोना वायरस के हमारे या तो लिविंग या तो हमारे किल्ड वैक्सीन्स या किल्ड हमारे वायरस यहाँ पर प्रेजेंट थे। और ये वायरस क्या करते थे, जैसे हमारे बॉडी में पहुँचते थे तो ये हमारे बॉडी में एज अ एंटीजन वर्क करते थे, और अब हमारी बॉडी क्या करती थी, इनके अगेंस्ट अपने लिए एक एंटीबॉडी बनाती थी, और अपने बॉडी में इस वायरस के अगेंस्ट भी इम्यूनिटी देखने को मिलता था। तो ये क्या कर रहे हैं, या तो ये लिविंग रहेंगे या तो नॉन लिविंग वायरस यहाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं, जो क्या करेंगे, हमारे बॉडी में किसी एक पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट या किसी एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करवा रहे हैं। क्लियर है? तो ये हो जाएंगे हमारे वैक्सीन।
एंटी सीरम की बात करें तो एंटी सीरम में क्या रहते हैं, इनमें या तो मोनोक्लोनल या तो पॉलीक्लोनल मोनोक्लोनल या तो हमारे पॉलीक्लोनल के एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहते हैं। ध्यान रखना है ये डिफरेंस, आपको ये समझ आएगा। यहाँ पर इनके एंटीबॉडीज रहते हैं। अगर वायरस में वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल रहे हैं, बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली एंटीबॉडीज को इंजेक्ट करवा रहे हैं। क्लियर। और टॉक्सिन एंड टॉक्सोइड्स अभी मैंने आपको क्लियर करवा दिया। क्लियर। वैक्सीन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर निकलेगा। चलिए अगला देखा जाए, वैक्सीन कंटेनिंग ओनली वन स्ट्रेन ऑफ अ स्पेसिफिक आर कॉल्ड विच वैक्सीन। अगर कोई एक ऐसा वैक्सीन है जिसमें किसी एक ही तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोड्यूस करवा रहा है, इसे किस तरीके का वैक्सीन माना जाएगा? मिक्स्ड, यूनिवैलेंट, सिंपल एंड पॉलीवैलेंट। देखिए बहुत इजी है। सिंपली बात करें, अगर सिंगल है इट मीन्स इसे मोनोवैलेंट बोल सकते हैं, और मोनोवैलेंट को कोरिलेट कर सकते हैं आप यूनिवैलेंट के साथ। यूनिवैलेंट इट मीन्स क्या रहेगा, उसमें किसी एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज रहेंगे, किसी एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसमें स्पेसिमेन रहेगा, और वो उस पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगा, दूसरे किसी डिजीज के लिए वो वर्क नहीं करेगा। ये हो जाएंगे हमारे यूनिवैलेंट। और वही अगर पॉलीवैलेंट की बात करें तो यहाँ पर ट्रिपल वैक्सीन आते हैं, डबल वैक्सीन आते हैं, जिसमें एक या एक से ऐसे ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे जो एक या एक से ज़्यादा डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, और वो हमारे बॉडी में वो अगर 3 डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है तो 3 तरीके के डिजीज के लड़ने के लिए 3 अलग अलग तरीके के एंटीबॉडीज बनाएंगे। इट मीन्स तीनों डिजीज के लिए हमारे बॉडी में आ जाएगा इम्यूनिटी, और किसके कारण? सिर्फ एक वैक्सीन के कारण। उस केस में से हम पॉलीवैलेंट वैक्सीन कहेंगे, और यहाँ पर आपका आ जाएगा यूनिवैलेंट या मोनोवैलेंट वैक्सीन। क्लियर है? मोनोवैलेंट वैक्सीन या आपके यूनिवैलेंट वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएंगे। फॉर एन एग्जांपल, मिसल्स वैक्सीन की बात करें, मम्प्स वैक्सीन हो रहे हैं, रूबेला वैक्सीन, इनमें रूबेला वायरस रहेंगे जो सिर्फ रूबेला इन्फेक्शन के लिए हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर। चलिए अगला देखा जाए, बीसीजी वैक्सीन इज अ बोविन स्ट्रेन ऑफ। बीसीजी वैक्सीन की बात करते हैं तो इनमें किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्ट्रेन रहता है, या कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सैंपल यहाँ हमें देखने को मिलेगा? हेपेटाइटिस वायरस यानी हेपेटाइटिस डिजीज के लिए जो रेस्पॉन्सिबल हैं वो वायरस रहेंगे, माइकोबैक्टीरियम बोविस रहेगा, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस एंड साल्मोनेला टाइफी। क्या होगा यहाँ पर? देखिए जब भी हम बीसीजी वैक्सीन की बात करते हैं तो बीसीजी वैक्सीन का प्रोडक्शन किया गया है, इसे बनाया गया है ताकि हमारे बॉडी को ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट में हमारे बॉडी में इम्यूनिटी मिले। मतलब ट्यूबरकुलोसिस से लड़ने के लिए बीसीजी वैक्सीन का हम यूज़ करते हैं। अब ट्यूबरकुलोसिस किसके द्वारा होता है? माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज के जो बैक्टीरिया रहते हैं वो हमारे बॉडी को क्या करवा रहे हैं? ट्यूबरकुलोसिस कॉज। अब यहाँ पर देखिएगा माइकोबैक्टीरियम कहाँ आ रहे हैं? माइकोबैक्टीरियम बोविस। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन बी माइकोबैक्टीरियम बोविस के स्ट्रेन प्रेजेंट रहेंगे हमारे बीसीजी वैक्सीन में, और किसके लिए ये हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं? अगेंस्ट द ट्यूबरकुलोसिस डिजीज। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए ये हमें हेल्प रहेंगे। क्लियर है? चलिए इसका फुल फॉर्म भी जरूर से ध्यान रख लेंगे, बैसिली डी कैलमेट। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है CGHS दिल्ली 2018 का क्वेश्चन है, द वेरिसिला वैक्सीन इज गिवन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। वेरिसेला वैक्सीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर वेरिसेला वैक्सीन के लिए कौन सा किस डिजीज या किस इन्फेक्शन को ये ट्रीट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं? तो सिंपल सा आपको ये समझने के लिए, इसका आंसर निकालने के लिए सबसे पहले इन सभी डिजीज के आपको पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म से जानना है। बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस, तो क्या बताया मैंने? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस स्पीसीज से ये सभी बिलोंग करेंगे, ये ट्यूबरकुलोसिस कॉज करवा रहे हैं। चिकन पॉक्स की बात करते हैं तो चिकन पॉक्स का हमारा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस। ठीक है, वेरिसेला जोस्टर। देखिए यहीं पे आपको आंसर मिल गया। सर्विकल कैंसर बात करें, हेपेटाइटिस ए की बात करते हैं तो हेपेटाइटिस के वायरस यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो देखिएगा जो हमारे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रहेंगे इन्हीं के सैंपल्स को हम यूज़ करके एक वैक्सीन बनाएंगे जो इस
माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले डिजीज के अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो देखिए वेरिसेला जोस्टर के कारण क्या हो रहा है, चिकन पॉक्स हो रहा है, ठीक है। तो वेरिसेला वैक्सीन कहाँ प्रेजेंट रहेगा, किस डिजीज के लिए हमें प्रिवेंट कर रहा है, तो ये हो जाएंगे हमारे चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स के अगेंस्ट में हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे वेरिसेला वैक्सीन। क्लियर। अगर यहीं पर हेपेटाइटिस वैक्सीन आ जाए तो क्या कर रहे हैं, हमारे हेपेटाइटिस ए वायरस या हमारे हेपेटाइटिस ए डिजीज के कारण हमें इससे इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इस डिजीज से लड़ने के लिए हमें बोला जाए पावर प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर है। चलिए आपको सिंपल इनके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म याद रखना है, इजीली आपको रिमेंबर हो जाएगा। चलिए यहीं से 2018 से एक और क्वेश्चन है, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन मोनोवेलेंट लाइव वैक्सीन RV1 फॉर द रोटा वायरस। रोटा वायरस डिजीज के लिए जो यहाँ पर यूज किया गया है ह्यूमन मोनोवेलेंट लाइव वैक्सीन, इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, किस रूट से इसे दिया जाएगा। तो देखिएगा सिंपली ये क्या हो रहा है, हमारे लाइव वैक्सीन, तो जितने भी हमारे लाइव वैक्सीन होते हैं मेनली इन्हें ओरल रूट से दिया जाता है, ठीक है। लाइव वैक्सीन ओरल रूट से दिया जाता है। फॉर एन एग्जांपल हमारे पोलियो वैक्सीन, ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन OPV के नेम से जो दिया जाता है, 2 ड्रॉप बोला जाता है, 2 ड्रॉप जिंदगी के लिए, ठीक है। तो हमारे जो हमारे पोलियो वैक्सीन हैं ये सभी हमारे ओरल रहते हैं, लाइव वैक्सीन रहते हैं, ये ओरल तरीके से दिया जाता है। क्लियर। तो ओरल ही इनका एडमिनिस्ट्रेशन होगा हमारे बॉडी में। चलिए अब एक बात का ये भी ध्यान रखना है, रोटा वायरस है ये एक हिसाब से हमारे RNA वायरस हैं और इनसे लड़ने के लिए हमें मल्टीपल डोज देना पड़ता है, ठीक है। ये सिंगल डोज में इससे हम नहीं लड़ सकते। अगर हमें ऐसे सोच रहे हैं कि एक डोज दिया गया और यहाँ से इम्यूनिटी आ जाएगा, ऐसा नहीं है। कोविड-19 में भी सेम केस होता था, वहाँ पर भी कोरोना वायरस जो कि एक RNA वायरस है जिससे लड़ने के लिए हमें 2 या 3 डोज, 2 डोज तो सिंपल ही लगते थे और तीसरा डोज लगता था बूस्टर डोज। जब तक 2 डोज नहीं लगेंगे या तीसरा डोज नहीं लगेगा तब तक हमारे बॉडी में पूरी तरीके से इम्यूनिटी नहीं आएगी उस वायरस के अगेंस्ट में, ठीक है। तो इनका भी यहाँ पर मल्टीपल डोज लग रहा है। पहला लगेगा, क्या हो रहा है, पहला होगा दूसरे महीने में और उसके बाद मिलेगा इसका चौथे महीने में। 2 डोज दे रहे हैं। पहला डोज रहेगा 2nd मंथ ऑफ द बर्थ एंड सेकेंड इज 4th मंथ, जब कोई बच्चा अपने जीवन के चौथे महीने में रहेगा, अपने बर्थ के बाद जो चौथे महीने में रहेगा तब इसे दूसरा डोज दिया जाएगा। और दूसरा यहाँ पर बात करते हैं रोटाटेक, इस वैक्सीन की बात करें तो यहाँ पर 3 डोज दिया जाएगा, पहला दूसरे महीने में, फिर चौथे महीने में और उसके बाद 6वें महीने में, ठीक है। 2-2 महीने के इंटरवल में हम इसे मल्टीपल डोज देकर ही रोटा वायरस के अगेंस्ट हम हमारे बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, व्हाट इज द डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर्स। अगर कोई बच्चा अगर उससे हेपेटाइटिस वायरस हुआ है और मेनली अगर उसे हेपेटाइटिस बी वायरस हुआ है तो इसके वैक्सीन का डोज कितना रहेगा, ठीक है, अगर उसका एज 10 ईयर से कम है। 2 ml, 1 ml, 0.5 ml एंड 1.5 ml। देखिएगा अगर कोई बच्चे हैं तो मेनली इन्हें कम डोज में वैक्सीन दिया जाता है, मेनली इनका रहेगा 0.5 ml। और वहीं अगर एडल्ट हैं या इनका एज अगर 20 ईयर या 20 ईयर से अबव है तब यहाँ पर 1 ml आ जाएगा। तो यहाँ आपके लिए करेक्ट आंसर क्या आएगा, चिल्ड्रन बिलो 10 ईयर्स के लिए 0.5 ml यहाँ पर डोज दिया जाएगा। देखिएगा 0.5 ml सस्पेंशन रहेगा और ये क्या कर रहे हैं, सस्पेंशन रहेंगे। और साथ ही साथ देखिए अगर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इंट्रामस्कुलर IM दिया जाएगा 90 डिग्री पर, ठीक है, 90 डिग्री पर IM दिया जाएगा इंट्रामस्कुलर और डोज कितना रहेगा 0.5 ml। चलिए यहाँ पर अगर बात करते हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की यानी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो मल्टीपल डोज दिया जा रहा है 3 शॉट में देना है। सबसे पहला 0.5 ml लगेगा 6वें हफ्ते में, इसके बाद 10वें हफ्ते में और इसके बाद 14वें हफ्ते में। ये हमारे इन्फेंट्स के लिए रहेंगे। फिर बात करते हैं, या तो हम दूसरा ये भी दे सकते हैं, पहले 0 वीक मतलब एक से उनके डेट ऑफ बर्थ से अगर उन्हें 7 दिन नहीं हुआ, 1 हफ्ता नहीं हुआ तो उस 1 हफ्ते के अंदर उन्हें देना है। फिर बात करते हैं 6वें हफ्ते में और लास्ट 14वें हफ्ते में। इस तरीके से यहाँ पर इनका डोज देना है।
दूसरा बात किया जाए अगर एडल्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला डोज लगेगा 0 वीक में, ठीक। फिर बात करें पहले और दूसरे मंथ में लग रहे हैं, उसके बाद 6वें मंथ में, ठीक है। पहले 0 मंथ में, फिर 1 मंथ, उसके बाद 6th मंथ। और यहाँ पर अगर बात करते हैं अगर रैपिड प्रोटेक्शन चाहिए, अगर कोई ऐसे बच्चे हैं, कोई ऐसे न्यू बॉर्न बेबी है जिनमें ये डिजीज अगर देखने को मिल रहा है, तो इसके अगेंस्ट में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इनका जो डोज रहेगा रैपिड एक्शन के लिए, हमें रैपिड प्रोटेक्शन के लिए 0 मंथ में ही देना पड़ेगा, मतलब 1 महीने के अंदर देंगे। फिर जब उन्हें 1 मंथ कंप्लीट होगा तब दिया जाएगा और उसके बाद दूसरे मंथ में दिया जाएगा। क्लियर? ये डोज भी आपको जरूर से ध्यान रखना है, कहीं भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर घुमाकर पूछ सकता है। चलिए, एमपी फार्मासिस्ट का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्यूनाइजिंग एजेंट, ठीक है। इनमें से कौन सा इम्यूनाइजिंग एजेंट नहीं है जो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को जनरेट नहीं कर रहा है या हमारे बॉडी में इम्यूनिटी के लेवल को नहीं बढ़ा रहा है या नहीं घटा रहा है, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स, सेरा, पायरोजेंस एंड यहाँ पर वैक्सीन्स। क्या होंगे करेक्ट आंसर यहाँ पर? देखिए, इम्यूनोग्लोबुलिन्स तो यूज किया ही जाता है क्योंकि इनका काम है इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए। सेरा भी मैंने आपको बता दिया। वैक्सीन्स भी, ये भी हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। बट पायरोजेंस की बात करते हैं तो पायरोजेंस नहीं, ये सिर्फ एक फॉरेन पार्टिकल्स रहते हैं जो हमारे बॉडी में, अब फॉरेन पार्टिकल्स से बाहर से आ रहे हैं, इट मीन्स क्या करेंगे, हमारे बॉडी को फीवर कॉज करवा रहे हैं, ठीक है। जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं ये हमारे बॉडी में आ रहे हैं और ये फीवर कॉज करवा रहे हैं, सिंपल सी यही बात करते हैं। लिपोपॉलीसेकेराइड्स के बने रहते हैं और मेनली हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज रहते हैं हमारे बॉडी में। सिर्फ ये फीवर कॉज करवाएंगे, पेन कॉज करवाएंगे, लेकिन कभी भी ये हमारे इम्यूनिटी लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम नहीं करते। क्लियर है? चलिए, जब भी आप आगे पेरेंटल फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे तब ये पायरोजेंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आगे देखा जाए, HPSSC से क्वेश्चन है यहाँ पर, ड्राई हीटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर कॉजेस। अगर हम ड्राई हीट कर रहे हैं, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन से क्वेश्चन है, अगर हम ड्राई हीट प्रोसेस पर चल रहे हैं और अगर हमने टेम्परेचर लिया है 100 डिग्री सेल्सियस और एक्सपोजर टाइम है हमारा यहाँ पर 1 आवर्स का, तब हमें इस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है? सिंपल स्टेरिलाइजेशन। दूसरा बात करें, kills the vegetative bacteria and spore, and third option kills the vegetative bacteria but does not kill the spores, और फोर्थ ऑप्शन है does not kill vegetative bacteria और स्पोर, मतलब ना ही उनके वेजिटेटिव सेल्स को और ना ही उनके स्पोरिकल सेल्स को ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब देखिएगा, इसे समझने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा लीजिए। जब भी हम बैक्टीरिया या किसी भी वायरस का अगर हम स्टडी करते हैं तो इनमें 2 तरीके का रहते हैं, 2 तरीके के इनमें सेल्स रहते हैं। पहला, इनके अंदर वेजिटेटिव सेल्स रहेंगे, वेजिटेटिव सेल, और दूसरे हो गए इनके स्पोरिकल सेल या स्पोर्स सेल बोल सकते हैं जिसे। अब देखिए, वेजिटेटिव सेल मतलब बोला जाए नॉर्मल सेल्स। इस कंडीशन पर बैक्टीरिया को आसानी से हम डैमेज कर सकते हैं, आसानी से हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि जो वेजिटेटिव सेल्स रहते हैं इन्हें पेनिट्रेट आसानी से किया जा सकता है, इन सेल्स को आसानी से पेनिट्रेट करके इन्हें डैमेज किया जा सकता है। बट अगर हम स्पोर सेल्स की बात करते हैं तो स्पोर सेल्स क्या होते हैं? बैक्टीरिया अपने आप को एक अनफेवरेबल कंडीशन से बचाने के लिए अपने आप को एक ऐसे स्पोर्स में बदल लेते हैं, या तो वो एंडोस्पोर होंगे या तो वो एक्सोस्पोर होंगे। अपने चारों ओर एक ऐसा कवरिंग बना लेते हैं जो इन्हें पूरे इन्वायरमेंट से बचाने का काम करता है। और ये जो कवरिंग रहेगा ये वेजिटेटिव सेल्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा, बहुत स्ट्रांग रहेगा। इसे पेनिट्रेट करने में हमें मोर एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहेगा, ठीक है। अगर इसे पेनिट्रेट करते हैं तो ज़्यादा एनर्जी लगेगा, ज़्यादा केमिकल्स लगेंगे, ऐसी केमिकल्स लगेंगे जिनका पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा रहे। बट अगर यहाँ बात करें वेजिटेटिव सेल्स में तो ये आसानी से हम इसे पेनिट्रेट कर सकते हैं। सिंपल से आपको ये समझना है, वेजिटेटिव सेल्स को आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट अगर हम स्पोर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं तब हमें कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, क्योंकि इन्हें पेनिट्रेशन, इनका जो पेनिट्रेशन पावर रहता है या इनका जो स्ट्रेंथ रहता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं।
क्लियर। अब देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं तो इस समय पर सिर्फ और सिर्फ हम इसके वेजिटेटिव सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। क्लियर। 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 आवर्स के लिए हम इसके सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव सेल्स को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। बट बाई चांस अगर हमने इस टेम्परेचर को बढ़ा दिया, अगर मानकर चलिए फॉर एन एग्जांपल अगर हमने इसे 200 डिग्री सेल्सियस कर दिया और एक्सपोजर टाइम को भी हमने 2 आवर्स कर दिया, 1 आवर्स की जगह 2 आवर्स, तब ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि अब हम इसके स्पोर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकें। क्लियर। दो कंडीशंस यहाँ पर बन रही है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमने टेम्परेचर भी बढ़ा दिया और साथ ही साथ हमने एक्सपोजर टाइम भी बढ़ा दिया। तो अब ये हमारे वेजिटेटिव सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद अब ये क्या कर रहे हैं, हमारे स्पोर सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करेंगे। क्लियर। चलिए अगला देखा जाए क्लोरोजाइलिनॉल। ठीक है, क्लोरोजाइलिनॉल इज विच टाइप ऑफ डिसइंफेक्टेंट। क्लोरोजाइलिनॉल किस तरीके का डिसइंफेक्टेंट होता है? ये भी दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से क्वेश्चन है, 2019 का पेपर 1 क्वेश्चन है। क्लोरोजाइलिनॉल बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही पॉपुलर एजेंट है। क्या होता है क्लोरोजाइलिनॉल? कहाँ प्रेजेंट रहता है? ये हमारे डेटॉल लिक्विड में। ठीक है, डेटॉल लिक्विड में क्लोरोजाइलिनॉल प्रेजेंट रहेगा, ध्यान रखना है। डेटॉल लिक्विड जो एंटीसेप्टिक लिक्विड आता है इसमें हमारे क्लोरोजाइलिनॉल प्रेजेंट रहते हैं। और इनका नेचर क्या रहता है बताइएगा? एल्कालाइन यानी बेसिक होते हैं? नहीं। एल्कोहलिक? नहीं, एल्कोहलिक भी नहीं होते। एसिडिक? नहीं, एसिडिक भी नहीं होते। क्या होते हैं? हमारे फिनॉलिक। ध्यान रखेंगे, ये होते हैं हमारे फिनॉलिक। क्लोरोजाइलिनॉल, क्लोरोहेक्सिडीन, ये सभी हमारे फिनॉलिक डिसइंफेक्टेंट रहते हैं। क्लोरोजाइलिनॉल प्रेजेंट रहेंगे आपके डेटॉल में। क्लोरोहेक्सिडीन कहाँ प्रेजेंट रहता है? ये आपके सेवलॉन में। ठीक है, दो अलग अलग एंटीसेप्टिक लिक्विड्स, डेटॉल में रहेगा क्लोरोजाइलिनॉल और क्लोरोहेक्सिडीन या क्लोरोहेक्सिडीन हमारे सेवलॉन्स में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे फिनॉलिक कंपाउंड्स रहते हैं। इनका मेजर काम क्या रहता है? ये एंटीसेप्टिक तरीके से काम करते हैं, साथ ही साथ ये बैक्टीरिसिडल भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लोरोजाइलिनॉल आपके डेटॉल लिक्विड में प्रेजेंट रहेगा और क्लोरोहेक्सिडीन आपके सेवलॉन लिक्विड, सेवलॉन एंटीसेप्टिक लिक्विड का मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है। क्लियर है। चलिए, दोनों हमारे एंटीसेप्टिक्स होते हैं जिन्हें हम लिविंग सेल्स में ही अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगला देखा जाए, यहाँ पर क्या है? द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन मिल्क इज किल्ड बाय। अगर हम मिल्क में प्रेजेंट किसी भी तरीके के पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर इसे किल कर रहे हैं तो किस मेथड से करेंगे? टिंडलाइजेशन, पेस्चराइजेशन, ऑटोक्लेविंग, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। अब देखिएगा ये कहाँ से क्वेश्चन है? VMC यानी वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फार्मासिस्ट 2021 का क्वेश्चन है। मिल्क को अगर हमें स्टेराइल करना है तो कौन सा मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे? तो अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो सर लुईस पॉस्चर के द्वारा एक मेथड दिया गया, एक फिनोमिनॉन, एक प्रिंसिपल उन्होंने बताया कि हम किसी भी चीज़ को लंबे समय तक हम हीट करते हैं, उसके बजाय हम सिंपली उन्हें थोड़ा सा बॉयल कर सकते हैं। बॉयल करके या उन्हें कम हीट में ही अगर हम उन्हें स्टेराइल कर दें, कम हीट में स्टेराइल करके अगर प्रॉपर तरीके से हम उसे पैक कर दें, तब ये मोस्टली चांसेस बन सकते हैं कि इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और इनके नेम से रिलेटेड, क्योंकि लुईस पॉस्चर ने दिया था तो इसी नेम से रिलेटेड इन्होंने थ्योरी दिया पास्चुराइजेशन। ठीक है, पास्चुराइजेशन के द्वारा मिल्क के अंदर जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इन्हें हम यहाँ पर किल कर सकते हैं। दो तरीके के इनके प्रिंसिपल या दो तरीके के इनका कंडीशन रहेगा। पहला जो रहेगा अपना होल्डर मेथड और दूसरा रहेगा फ्लैश मेथड। होल्डर मेथड इट मीन्स क्या हो रहा है? हमें होल्ड करके रखना है, और फ्लैश मेथड मतलब हमें कुछ समय के लिए फ्लैश करना है। ठीक, होल्डर मेथड में क्या रहेगा? टेम्परेचर यहाँ पर कम रहेगा लेकिन एक्सपोजर टाइम ज़्यादा रहेगा क्योंकि हम होल्ड कर रहे हैं। और दूसरा बात करते हैं फ्लैश मेथड में, तो यहाँ पर जस्ट वाइस वर्सा, यहाँ आपका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा बट आपका एक्सपोजर टाइम यहाँ पर कम रहेगा। इन दो मेथड्स से हम क्या कर सकते हैं? जितने हमारे मिल्क हैं इन्हें हम स्टेराइल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो सीरम है, बॉडी फ्लूइड्स हैं, इन्हें भी हम पास्चुराइजेशन मेथड से स्टेराइल कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए, MP फार्मासिस्ट, मध्य प्रदेश फार्मासिस्ट 2020 का क्वेश्चन है। यहाँ पर विच इज डिफाइंड एज द प्रोसेस
वेयर ऑल द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर आर किल्ड। ठीक है, कौन सा ऐसा फिनोमिनॉन है जिसके द्वारा, जिसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि इस एरिया में या इस पर्टिकुलर कंपोनेंट में हमारे पूरी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो चुके हैं और साथ ही साथ उनके बैक्टीरियल स्पोर्स भी किल हो चुके हैं। जो अभी मैंने बताया आपको स्पोर सेल्स, वो भी यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। पहला, डिकॉन्टामिनेशन, स्टेरिलाइजेशन, क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन। क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर? सबसे पहले तो दो ऑप्शन हटा दीजिए। हमारे डिकॉन्टामिनेशन नहीं होंगे क्योंकि कॉन्टामिनेशन से हम बचा रहे हैं। क्लीनिंग भी नहीं होंगे क्योंकि हम यहाँ पर सिंपली वॉश कर रहे हैं। डिसइंफेक्शन की बात करें तो डिसइंफेक्शन में ऐसे होते हैं, डिसइंफेक्टेंट लिक्विड्स का हम यूज करके सिर्फ इनके हमारे वेजिटेटिव सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बहुत कम ही ऐसे एजेंट रहते हैं जिनका यूज हम बैक्टीरियसिडल या इनके बैक्टीरियल स्पोर्स को किल करने के लिए करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में हम सिर्फ इनके वेजिटेटिव सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर पाते हैं इन केस ऑफ डिसइंफेक्शन। बट अगर यहाँ हम स्टेरिलाइजेशन की बात करें तो जी हाँ, स्टेरिलाइजेशन में हम बैक्टीरिया को पूरे तरीके से किल कर रहे हैं। बैक्टीरिया या बोला जाए किसी भी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसे हम पूरी तरीके से यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द बैक्टीरियल स्पोर। ठीक है, यहाँ पर आपके स्पोर्स भी रहेंगे और आपके वेजिटेटिव सेल्स तो रहेंगे। अगर हमने स्पोर्स तक पहुंच गए इट मीन्स हमने वेजिटेटिव सेल्स को क्रॉस करके वहां पर पहुंचा है। ठीक है, चलिए ये आपके क्लियर हो गए। स्टेरिलाइजेशन आ जाएंगे। डिसइंफेक्टेंट क्या हो रहे हैं? सिर्फ हम नॉन लिविंग एरियाज में डिसइंफेक्टेंट यूज कर सकते हैं। जितने हमारे फिनॉल्स हो रहे हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड हो रहे हैं, ये सभी हम क्या करेंगे डिसइंफेक्टेंट तरीके से अपने नॉन लिविंग एरियाज पर, जैसे ये हमारे फ्लोर हो गए या क्लॉथेस हो गए, इन सभी को हम क्लीन करने के लिए, यहाँ से माइक्रोबियल कंटामिनेशन हटाने के लिए या इनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं इन्हें किल करने के लिए डिसइंफेक्शन का यूज कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन, पेपर नंबर 1, स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, ऐसा कौन सा स्टेज है या इस स्टेज को किस नेम से बोला जाएगा जिस स्टेज में हमारा कंपोनेंट या हमारा वो प्रोडक्ट पूरी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री है, वहाँ किसी भी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है। क्या बोला जाएगा? स्टेराइल, सेप्सिस, कॉन्टामिनेशन एंड एसेप्सिस। क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर? सिंपली आपके स्टेरिलाइजेशन या स्टेराइल। स्टेराइल किसे बोला जाएगा? उस प्रोडक्ट को हम स्टेराइल बोलेंगे जो पूरी तरीके से फ्री हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वहाँ किसी भी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है। इस कंडीशन पर ही हम उसे स्टेराइल बोलेंगे। क्लियर? चलिए अगला देखा जाए, HPSSC हमारे हिमाचल प्रदेश SSC से क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू किल अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट अ गिवन टेम्परेचर अंडर अ स्पेसिफिक कंडीशन इज कॉल्ड। ठीक है, अगर हमें किसी स्पेसिफिक कंडीशन पर हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर हमने किल किया है तब इसे किस तरीके से जाना जाएगा? डी वैल्यू, जेड वैल्यू, इनएक्टिवेशन फैक्टर एंड थर्मल डेथ टाइम और एफ वैल्यू। तो क्या होगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर? एफ वैल्यू या हमारा थर्मल डेथ टाइम। जिस समय पर, जो समय हमें दिया गया है, इस समय पर हमने एक स्पेसिफिक पीरियड पर, हमने एक स्पेसिफिक कंडीशन में अगर हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल किया, इसे थर्मल डेथ टाइम के नाम से जाना जाएगा। क्लियर? चलिए वही देख लिया जाए। अगर डी वैल्यू की बात करें, डेसिमल रिडक्शन टाइम। डेसिमल रिडक्शन टाइम मतलब क्या होता है? द टाइम जिस समय पर हमने 90% माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया है, ये हो जाएंगे हमारे डी वैल्यू। जेड वैल्यू की बात करते हैं तो देखिए डी वैल्यू में हमारे टाइम है और जेड वैल्यू में क्या हुआ? जितना टाइम हमने रिड्यूस किया है डी वैल्यू में, मतलब 90% माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में अगर हमने 1 मिनट का समय लिया है, ये हो जाएंगे हमारे डी वैल्यू। लेकिन अगर जेड वैल्यू की बात करें तो इस 1 मिनट में अगर हमने 10 सेकंड घटा दिया तो ये जो 10 सेकंड हमने घटाया इसे बोला जाएगा हमारा जेड वैल्यू। जितना हमने रिडक्शन किया है डी वैल्यू में, ये हमारे आ जाएंगे जेड वैल्यू। और एफ वैल्यू की बात किया जाए तो यहाँ पर जिस स्पेसिफिक टाइम में हमने किसी स्पेसिफिक कंडीशन पर हमने स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल किया, स्पेसिफिक नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने किल किया, ये आ जाएंगे हमारे एफ वैल्यू। क्लियर? चलिए
अगला देखा जाए, हीटिंग विथ बैक्टीरियाइडल मेथड इज एडप्टेड इन, ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेरिलाइजेशन मेथड है जिसमें हम किसी बैक्टीरियाइडल का भी यूज कर रहे हैं। नॉर्मली तरीके से हम यहाँ पर स्टेरिलाइजेशन करते हैं, बट ये ऐसा स्पेसिफिक स्टेरिलाइजेशन मेथड है जिसमें हम स्टेराइल करते समय एक बैक्टीरियाइडल को भी हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं, ताकि स्टेरिलाइजेशन और सटीक तरीके से हो सके और प्रॉपर तरीके से हमें स्टेरिलाइजेशन के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन बाय रेडिएशन एंड गैसियस स्टरलाइजेशन। क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर? ना ही आपके ड्राई हीट, ना ही आपके रेडिएशन और ना ही गैसियस। ये कंडीशन होता है जब हम ऑटोक्लेव में कर रहे हैं। ऑटोक्लेव या बोला जाए अगर हम मॉइस्ट हीट प्रिंसिपल्स का फॉलो करते हुए अगर हम ऑटोक्लेव में करते हैं, तब हम क्या करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया पर, क्योंकि ऑटोक्लेव में हम क्या करते हैं सिंपली वाटर हम रखते हैं, वाटर को बॉईल करते हैं और ये जो हमारे स्टेरिलाइजेशन होता है ये स्टीम के प्रेजेंस में होता है अंडर अ स्पेसिफिक प्रेशर, एक स्पेसिफिक एक हाई प्रेशर के अंदर हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम जो लिक्विड जो हमने वाटर लिया, इस वाटर में ही हम कुछ बैक्टीरियाइडल्स को ऐड कर देते हैं, ताकि जब इन वाटर्स के स्टीम्स बनेंगे और ये स्टीम जाकर उन्हें स्टेराइल करेंगे, तब साथ ही साथ हमारे बैक्टीरियाइडल भी इनके अंदर पहुंच जाएं और यहाँ पर वो इन स्टेरिलाइजेशन मेथड को और इनहेंस कर दें और इजी तरीके से स्टेरिलाइजेशन हो सके। तो यहाँ पर हमारे मेनली बेंजल कोनियम क्लोराइड्स ये सभी यूज किए जाते हैं एज फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे बैक्टीरियाइड्स या बैक्टीरियाइडल तरीके से यूज किया जाता है। क्लियर है? तो क्या होगा आपका यहाँ पर मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, ठीक है, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के अंदर यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। बेंजल कोनियम क्लोराइड आ जाएंगे आपके और क्लोरोक्रिसॉल, ये दोनों आपके बैक्टीरियाइडल तरीके से यूज किया जाता है इन द ऑटोक्लेव और मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। क्लियर है? चलिए अगला क्या आ रहा है, द टेक्निक यूज्ड टू अवॉइड ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज accomplished by, देखिए वही क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है, बस आपको यहां पर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ दिया गया। कौन सा टेक्निक है जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अवॉइड कर रहे हैं? अवॉइड इट मींस क्या हो रहा है, सिंपल इन्हें हम स्टेराइल कर रहे हैं या इन्हें हम किल कर रहे हैं। तो आपका यहां तुरंत ही आंसर मिल जाएगा स्टेरिलाइजेशन। और क्या ऑप्शन है यहाँ पर? डिसइंफेक्टेंट, सैनिटाइजेशन एंड नन ऑफ द अबव। ठीक है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए है, लेकिन करेक्ट आंसर निकलेगा आपको तुरंत यहाँ पर आपके लिए स्टेरिलाइजेशन। क्लियर है? चलिए अगला देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉन थर्मल फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, नॉन थर्मल, यहाँ पर किसी भी तरीके का हम हीट यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। रेडिएशन, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट एंड सनलाइट। अब देखिएगा क्या होता है, जब भी हम स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स पढ़ते हैं तो ये तीन तरीके के रहते हैं। पहला हमारे फिजिकल आ जाएंगे, फिर केमिकल और इसके बाद हमारे ऑदर्स आ जाते हैं, या इसे मैकेनिकल नाम से भी जाना जा सकता है। चलिए अब यहाँ पर फिजिकल की बात करें तो ये सभी हमारे फिजिकल आ रहे हैं। रेडिएशन भी फिजिकल, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट और सनलाइट, ये सभी हमारे फिजिकल मेथड्स। केमिकल्स में क्या आएंगे, अगर हम किसी केमिकल का यूज कर रहे हैं। क्लियर? चलिए अब देखा जाए, यहां पर बोला गया है नॉन थर्मल, जिसमें हम हीट का यूज नहीं कर रहे हैं। ड्राई हीट, ये तो क्लियर हो गया, ड्राई हीट यानी अगर हम ओवन में, एयर ओवन में अगर कर रहे हैं तो इनमें तो हीट मिलेंगे ही, ड्राई हीट हो गए। मॉइस्ट हीट, ये भी हमारे ऑटोक्लेव में हो रहे हैं, यहाँ पर भी हीट मिल रहा है। रेडिएशन नहीं, रेडिएशन इसे कोल्ड स्टेरिलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कोल्ड स्टेरिलाइजेशन ध्यान रखना है, क्योंकि हम यहाँ पर रेडिएशंस का यूज कर रहे हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज का यूज कर रहे हैं। सनलाइट की बात करें तो ये भी हमारे हीट, क्योंकि भाई सनलाइट होते हैं, सूरज की रोशनी में क्या होती है, ताप होती है, इसमें भी क्या होता है, गर्माहट होता है, तो ये भी हमारे नहीं होंगे आपके। सनलाइट काट दीजिए, मॉइस्ट हीट काट दीजिए, ड्राई हीट काट दीजिए। करेक्ट आंसर निकला यहाँ पर आपका रेडिएशन, जिसे कोल्ड स्टेरिलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब हम रेडिएशन का यूज करते हैं यहाँ पर किसी भी तरीके का हीट हमें देखने को नहीं मिलता। चलिए सिंपली इस एक बार चार्ट को देख लिया जाए, बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप कोशिश करें इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि ये आपको हर जगह हेल्प होगा। स्टेरिलाइजेशन की बात किया मैंने, तीन तरीके के हमारे फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल। चलिए फिजिकल में वापस से डिवीजन कर दीजिए, 4 डिवीजन, सनलाइट, फिर हीट
उसके बाद वाइब्रेशन और हमारे यहाँ पर रेडिएशंस। क्लियर। अब देखिएगा जब हम हीट की बात करते हैं तो हीट में भी हमारे ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट में हमारे हॉट एयर ओवन आ जाएंगे, इंसिनरेशन, फ्लेमिंग एंड रेड हीट। अब देखिएगा इसे याद करने के लिए आपको ध्यान रखना है फायर हॉट, ठीक है। फायर, क्योंकि हम यहाँ पर हीट की बात करें, ड्राई हीट की बात करें तो फायर से याद रख लीजिएगा। और यहाँ पर आपको हॉट, FIR, F फॉर फ्लेमिंग, I फॉर इंसिनरेशन एंड रेड हीट फॉर R फॉर रेड हीट। एंड हॉट से आपको ध्यान रखना है हॉट एयर ओवन। चलिए फिर यहाँ पर बात करते हैं मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। तो यहाँ पर 3 अलग अलग कंडीशन बन जाएंगे। पहला, जब हम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम रख रहे हैं। फिर बात करते हैं अगर हम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर रख रहे हैं। और इसके बाद बात करते हैं अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर पर ऑपरेट कर रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर भी इनका एग्जांपल्स, अगर 100 डिग्री सेल्सियस से कम कर रहे हैं तो हमारे स्टीम आ जाएंगे, पेस्चुराइजेशन एंड इंस्पीसेशन। ये सभी इन्हें ऑपरेट करने के लिए टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम रखा जाता है। एट 100 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो यहाँ पर बॉइलिंग आ जाएगा आपका और टिंडलाइजेशन। फिर बात किया जाए 100 डिग्री सेल्सियस से अबव यूज करने के लिए हम यहाँ पर ऑटोक्लेव का यूज कर रहे हैं। अब सिंपली इसे ध्यान रखने के लिए आपको एक ट्रिक लगाना है। यहाँ पर एक IPS ऑफिसर हैं जिनका, अब ये सिंपली एक स्टोरी ध्यान रख लीजिएगा। एक IPS ऑफिसर है, एक पुलिस ऑफिसर हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें अपने ऑफिस जाना है और ऑफिस जाने से पहले उनका शौक है कि वो पहले चाय पीते हैं। सुबह उठते ही 1 कप चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद ही वो अपने ऑफिस जाते हैं। तो इस सिंपल सा इस कॉन्सेप्ट को समझिए। ये IPS ऑफिसर हैं, अभी तक इन्होंने चाय नहीं पिया है। चाय नहीं पिया मतलब आराम से भी शांत बैठे हुए हैं। तो सिंपल सा कोरिलेट कर लीजिएगा इनिशियल स्टेज जब बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पर काम कर रहे हैं। बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पर IPS ऑफिसर, I फॉर इंस्पीसेशन, P फॉर पेस्चुराइजेशन एंड S फॉर स्टीम। क्लियर, ये 3 मेथड हो गए। चलिए अब क्या हुआ, ये गए अपने किचन और किचन में जाकर इन्होंने टी बॉयल किया, अपने लिए चाय बनाया और टी किया, टी बॉयल किया। यहाँ पर बॉयल से आपको ध्यान रखना है। अब टी बॉयल हो रहा है, बॉयल कब होता है, वाटर या हमारा टी कब ये बॉयल होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ गए आपको, 100 डिग्री सेल्सियस पर ये बॉयल हो रहे हैं। अब यहाँ पर एट 100 डिग्री सेल्सियस वाले कॉन्सेप्ट आ गए। यहाँ पर वर्क करने वाले 2 तरीके, हमारे 2 मेथड्स। पहला बॉइलिंग, बॉयल से बॉइलिंग हो गए, और बॉयल टी से क्या हो गया आपके टिंडलाइजेशन। 2 मेथड्स यहाँ पर भी आपको देखने को मिल गए। चलिए अब क्या होता है, अभी हमारे किचन में खाना, किचन में ये बना रहे हैं चाय, बॉयल किया इन्होंने, चाय पिया। चाय पीने के बाद अब ये हो गए लेट, इन्होंने देखा भी अब हम लेट हो गए और अब ये आ गए गुस्से में। गुस्से में आपको ये कोरिलेट करना है, गुस्से में आए इट मीन्स इनका टेम्परेचर बढ़ गया। अब टेम्परेचर बढ़ गया और अब इनको जाना है अपने ऑफिस। वहाँ जाते समय ये ऑटो वाले को चिल्लाते हैं कि भैया ऑटो वाले गाड़ी स्पीड चलाओ, मैं लेट हो गया हूँ। सिंपल से यहाँ कोरिलेट करिएगा एबव। अब इनका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से एबव हो गया और एबव होने के गुस्से में आने के कारण ऑटो वाले को चिल्लाए, तो ऑटो से कोरिलेट करना है, ऑटो वाला से कोरिलेट करना है आपको ऑटोक्लेव। क्लियर है। चलिए यहाँ पर आपका सिंपल इस एक ही स्टोरी से, एक छोटे से स्टोरी से पूरा आपका ये हीट स्टेरिलाइजेशन पूरे तरीके से आपको याद हो जाएगा, मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट। चलिए आगे क्या आ रहा है यहाँ पर, रेडिएशन। अब 2 तरीके के हम रेडिएशन यूज करते हैं, एक आयोनाइजेशन और दूसरा नॉन आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन में हमें एक्सरे और गामा रेज ध्यान रखना है, और नॉन आयोनाइजेशन में यहाँ पर IR और हमारे UV रेज। क्लियर। फिर बात करते हैं यहाँ पर केमिकल्स की बात कर रहे हैं। अब केमिकल्स में हम यहाँ पर केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ आपके 2 तरीके के, वो या तो गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं या तो हमारे लिक्विड फॉर्म में भी रह सकते हैं। गैसियस की बात करते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, इथाइलिन ऑक्साइड, बीटा प्रोपियोलैक्टोन एंड ओजोन। अब देखिए इसे ध्यान रखने के लिए क्या ध्यान रखना है, BEO फेल कर दिए। ठीक है, BEO ने हमारे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, इन्होंने क्या कर दिया, स्टूडेंट को फेल कर दिया। B फॉर आपके बीटा प्रोपियोलैक्टोन, E फॉर इथाइलिन ऑक्साइड, O फॉर ओजोन एंड F फॉर फॉर्मेल्डिहाइड। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं लिक्विड, जो लिक्विड फॉर्म में रहेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, आप हैं,
आप हैं सुपर डैट, ठीक है, आप हैं सुपर डैट। ए फॉर अल्कोहल, ए फॉर एल्डिहाइड, पी फॉर फिनॉल्स या फिनोलिक, एंड एच फॉर आगे हमारे हेलोजन, एंड अनदर एच स्टैंड फॉर द हैवी मेटल्स, एस स्टैंड फॉर द सरफेक्टेंट, एंड डैट के डी स्टैंड करते हैं हमारे डाइस के लिए। ये सभी हमारे लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना है। हमारे फिजिकल कंप्लीट हो गए, केमिकल कंप्लीट हो गए, मैकेनिकल में पहुंचिएगा। मैकेनिकल में पहुंचने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है एसएमएस कंप्यूटर, ठीक है। आप हैं सुपर डैट जिन्होंने एसएमएस किया, किससे एसएमएस किया? हमारे कंप्यूटर से एसएमएस किया। अब देखिए ये कंप्यूटर डालने का क्या कॉन्सेप्ट है। कंप्यूटर क्या होता है? एक मैकेनिकल डिवाइस होता है, ठीक है। तो सिंपल कोरिलेट कर लीजिए, कंप्यूटर एक मैकेनिकल डिवाइस है, इट मीन्स क्या हो रहा है, ये मैकेनिकल स्टरलाइजेशन में हेल्प हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर एसएमएस आ गए, ठीक है। एसएमएस से कोरिलेट करते जाइए, सीड्स फिल्टर, सीट एंड ग्लास फिल्टर, और एम से आगे हमारे मेम्ब्रेन फिल्टर। कंप्यूटर के सी से आगे आपके कैंडल फिल्टर। क्लियर। पूरे आपको यहाँ पर स्टेरिलाइजेशन टेक्निक यहाँ याद हो जाएंगे विथ द क्लासिफिकेशन, और यहाँ आपको ट्रिक भी लगाते हुए चलना है। क्लियर है। चलिए अगला देखा जाए, द सर्जिकल ड्रेसिंग कैन बी स्टेरिलाइज्ड एट टेम्परेचर एंड टाइम। जब हम किसी सर्जिकल ड्रेसिंग को स्टेराइल करने जा रहे हैं तो इससे स्टेराइल करने के लिए किस स्पेसिफिक टाइम, किस स्पेसिफिक कंडीशन, किस स्पेसिफिक टेम्परेचर का हम यूज करते हैं। पहला ऑप्शन है 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट, मतलब यह टेम्परेचर हमारा 121 डिग्री सेल्सियस हुआ और एक्सपोजर टाइम आपके 15 मिनट्स। 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 50 मिनट्स, 115 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, एंड 115 डिग्री सेल्सियस फॉर 60 मिनट्स। तो क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका? जब भी हम सर्जिकल ड्रेसिंग्स को स्टेराइल कर रहे हैं, इसे हम स्टेराइल करेंगे हमारे ऑटोक्लेव्स में, और ऑटोक्लेव्स का यहाँ प्रॉपर या इनके लिए बोला जाए कि स्टैंडर्ड ऑपरेशन इनका कंडीशन होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कंडीशन रहता है 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट, ठीक है। 121 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम 15 मिनट में ऑटोक्लेव कर रहे हैं किसी सब्सटेंस को, तो वो आसानी से क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टेराइल हो जाएगा, पूरे तरीके से फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं, Which of the following method of sterilization is based on the coagulation of protein, ठीक है। प्रोटीन का कोगुलेशन किसके अंदर हो रहा है, इनमें से किस मेथड के अंदर प्रोटीन्स का कोगुलेशन हो रहा है? ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट, रेडिएशन, एंड हमारे गैसियस स्टेरिलाइजेशन। तो क्या होगा, चलिए इनके मैकेनिज्म समझिएगा। कोगुलेशन होते हैं हमारे मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में, ठीक है। मॉइस्ट हीट में क्या होते हैं, प्रोटीन्स के कोगुलेशन होते हैं। इनका वर्क करने का तरीका किस तरीके से, अगर आपको क्वेश्चन आता है कभी कि भैया किस मेथड के द्वारा मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के अंदर जब हम स्टेराइल करने जा रहे हैं, तो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पर आपकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किल हो रहे हैं? तो सिंपल सा आपका सिंपल स्वीट एंड सिंपल आंसर होगा कि ये जो मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन्स को कोगुलेट कर देते हैं, ठीक है। इनके प्रोटीन्स का कोगुलेशन कर दिया जाता है हमारे मॉइस्ट हीट के अंदर। ड्राई हीट की बात करते हैं तो इनएक्टिवेशन ऑफ प्रोटीन्स यहाँ पर इनएक्टिवेट हो जाते हैं। प्रोटीन इनएक्टिवेट हुए इट मीन्स ऑटोमेटिकली उनका डेथ हो जाएगा। रेडिएशन की बात करते हैं तो इनके जो न्यूक्लिक एसिड रहते हैं इनमें अल्टरेशन हो जाता है। गैसियस की बात करें तो गैसियस में भी क्या हो रहे हैं, ये भी हमारे अल्कलाइजेशन का काम करते हैं। उनका बोला जाए उनमें अल्कलाइजेशन का काम कर रहे हैं, उनका एल्कलिटी को बढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें बेसिक कर दे रहे हैं, इस कारण से वो वहाँ पर किल हो जा रहे हैं, वहाँ ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए टेबल जरूर से ध्यान रखेंगे। ड्राई हीट आपका थर्मल इनएक्टिवेशन या ऑक्सीडेशन ऑफ सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कर रहे हैं, या जिसे बोला जाए हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। मॉइस्ट हीट डायरेक्ट आपके कोगुलेशन कर रहे हैं। रेडिएशंस क्या कर रहे हैं, डिसओरिएंटेशन ऑफ एंजाइम एंड डीएनए, उनके जेनेटिक मटेरियल्स को ये डिसओरिएंट कर रहे हैं। गैसेस की बात करते हैं, अल्कलाइजेशन और फिल्ट्रेशन होते हैं हमारे फिजिकल सेपरेशन मेथड, ठीक है। फिजिकल मैकेनिक्स के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, स्टेराइल कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को इनसे बचा रहे हैं।
चलिए अगला देखते हैं। द प्लास्टिक कंटेनर आर नॉर्मली स्टेराइल्ड विथ। प्लास्टिक कंटेनर की बात करते हैं, इन्हें किस मेथड के द्वारा हम स्टेराइल कर सकते हैं? इथाइलिन ऑक्साइड, ड्राई हीट, ऑटोक्लेव एंड नन ऑफ द अबव। तो देखिए क्या होते हैं यहाँ पर, सिंपली हमारे प्लास्टिक कंटेनर होते हैं। अब भैया प्लास्टिक है मतलब क्या हो रहा है, बॉटल है, बॉटल को अगर आपने हीट किया तो क्या होगा, ये खराब हो जाएगा, गल जाएगा, जल जाएगा यहाँ से। तो हमें ऐसे मेथड का यूज करना है जिसमें हमें हीट ना देखने को मिले, ठीक है, इसमें हीट ना मिले। अगर हीट मिलेगा इट मीन्स क्या होगा, हमारा ये कंटेनर यहाँ से खराब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कहाँ हीट मिल रहा है भैया, ड्राई हीट में मिल रहा है, ऑटोक्लेव में मिल रहा है, तो दोनों काट दीजिए। करेक्ट आंसर क्या आएगा आपके यहाँ पर, इथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है, बहुत इजी है। इथाइलिन ऑक्साइड के द्वारा हम किसी भी प्लास्टिक कंटेनर को हम यहाँ पर डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। क्लियर। चलिए अगला देखा जाए, द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर टिंडलाइजेशन। टिंडलाइजेशन टिंडलाइजेशन क्या होता है, क्या बताया था मैंने आपको, टिंडलाइजेशन जब वो टी बॉयल कर रहे हैं, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर वो टी बॉयल कर रहे हैं, ये हो गए आपके टिंडलाइजेशन। तो यहाँ पर वर्किंग कंडीशन क्या हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने ध्यान दिया होगा तुरंत यहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए समझते हैं। कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द टिंडलाइजेशन, 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स नहीं, 85 नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट्स एंड फॉर द 3 सक्सेसिव डेज। अब देखिएगा टिंडलाइजेशन में होता क्या है, मेनली ऐसे प्रोडक्ट को हम यहाँ पर स्टेराइल करते हैं जिनमें ग्लूकोज या शुगर का क्वांटिटी ज़्यादा रहता है। अगर हमने उसे हाई टेम्परेचर पर किया तब इनके जो ग्लूकोज रहते हैं यहाँ से डैमेज हो सकते हैं। तो हमें टेम्परेचर कम रखना है और एक्सपोजर टाइम भी हमें थोड़ा कम रखना है, और साथ ही साथ हमें अब उसे स्टेराइल करने के लिए हम लगातार 3 दिन तक स्टेराइल करेंगे, ठीक। कुछ समय के इंटरवल में हम उसे कम टेम्परेचर लगातार 3 दिन के लिए स्टेराइल करेंगे, तब जाकर हम उसे स्टेराइल कर सकेंगे विदाउट लूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ आवर प्रोडक्ट। मतलब हमारे ग्लूकोज का किसी भी तरीके का यहाँ पर डैमेज नहीं हो रहा है। तो ये हमारे आ जाएंगे 3 सक्सेसिव डेज, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट्स फॉर 3 सक्सेसिव डेज। चलिए, विच मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन इज मेनली यूज्ड इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में जितने हमारे वाटर पॉन्ड्स रहते हैं या अगर हमारे कोई ठहरा हुआ पानी है, यहाँ पर हो सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहेंगे, आसपास के पॉपुलेशन में वो हमारे लिए इन्फेक्शन भी ला सकते हैं, डिजीज भी ला सकते हैं। तो इन्हें हमें डिसइंफेक्ट करना या इन्हें हमें डैमेज करना बहुत ज़रूरी है। किसके द्वारा किया जा सकता है, बॉइलिंग मेथड, एक्सेस लाइम ट्रीटमेंट, पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि MnO4 ट्रीटमेंट एंड सिल्वर ट्रीटमेंट या सिल्वर नाइट्रेट ट्रीटमेंट। क्या होगा करेक्ट आंसर, सिंपल सा सोचकर देखिए। अगर हमारे एरिया में एक बहुत बड़ा सा तालाब है या एक ऐसा एरिया है जहाँ बहुत सारा पानी अटका हुआ है बहुत लंबे समय से, या खराब एक तालाब ही मानकर चलिएगा, अब इसे हमें स्टेराइल करना है, इसके अंदर माइक्रो हमें किल करना है, तो हम क्या करेंगे, बॉइलिंग मेथड तो नहीं कर सकते भैया, पूरे तालाब के पानी को, पूरे पॉन्ड्स के वाटर को आप कैसे बॉयल कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन तुरंत ही कट जाएगा। एक्सेस लाइम ट्रीटमेंट भी नहीं किया जा सकता। लाइम ट्रीटमेंट अगर डालेंगे तो ये क्या कर सकते हैं, हमारे वाटर्स का क्वांटिटी भी यहाँ से कम हो सकता है। पोटेशियम परमैंगनेट ट्रीटमेंट, जी हाँ, ये हमारे डिसइंफेक्टेंट होते हैं जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्टेराइल या हमारे इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ से किल सकते हैं। सिल्वर ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, ये भी कर सकते हैं लेकिन बट बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंसिव होता है। क्लियर। पोटेशियम परमैंगनेट ट्रीटमेंट के द्वारा हम रूरल एरियाज में बैक्टीरियाज को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए इनका यूज करते हैं। चलिए अगला देखा जाए, द फिनॉल कोफिशिएंट इंडिकेट्स। फिनॉल कोफिशिएंट क्या इंडिकेट करता है, efficiency of a disinfectant, dilution of a disinfectant, purity of a disinfectant and quantity of a disinfectant। तो देखिएगा कोफिशिएंट है, फिनॉल का कोफिशिएंट है, इट मीन्स हम यहाँ पर फिनॉल को रेफरेंस मानते हुए किसी भी डिसइंफेक्टेंट एजेंट का अगर हम एफिकेसी चेक करने जा रहे हैं, अगर इसका हम पावर चेक करने जा रहे हैं कि कितने कॉन्सेंट्रेशन पर हमने किस डिसइंफेक्टेंट को लिया तो वो कितना एक्टिविटी शो कर रहा है, कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वो किल कर रहा है, कितने समय में, इट मीन्स उनका एफिकेसी चेक करने के लिए हम फिनॉल कोफिशिएंट मेथड का यूज करेंगे। और इसे फिनॉल कोफिशिएंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम फिनॉल को यहाँ पर स्टैंडर्ड मानकर चल रहे हैं, एक रेफरेंस डिसइंफेक्टेंट हम यहाँ पर फिनॉल्स को मानेंगे और इसके बेसिस पर हम दूसरे हमारे डिसइंफेक्टेंट्स के एफिकेसी को चेक करेंगे, इनके एक्टिविटी को चेक करेंगे।
क्लियर, फॉर्मूला जरूर से ध्यान रखेंगे। डाइल्यूशन रेट ऑफ डिसइंफेक्टेंट, जिस डिसइंफेक्टेंट को हमने लिया है, और साथ ही साथ डाइल्यूशन रेशियो ऑफ फिनॉल, कितने पोर्शन में हमने फिनॉल्स को यूज किया है, ये हो जाएंगे हमारे फिनॉल कोफिशिएंट। चलिए आगे देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉन थर्मल फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, नॉन थर्मल बोल दिया गया। नॉन थर्मल क्या होंगे हमारे यहाँ पर, रेडिएशन आ गए, हीट स्टेरिलाइजेशन विद बैक्टीरियासाइड काट दीजिए, मॉइस्ट हीट ये भी काट दीजिए, तो हमारे फिल्ट्रेशन, हमारे रेडिएशन एंड फिल्ट्रेशन, इट मीन्स 1 and 4 कहाँ है हमारे, 1 and 4। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर। रेडिएशन और फिल्ट्रेशन ये दोनों, यहाँ किसी भी तरीके का हीट एम्प्लॉय नहीं होता है। क्लियर, चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल इंडिकेटर इज नॉट यूज्ड फॉर द मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल इंडिकेटर, जी हाँ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहता है। स्टेरिलाइजेशन जब भी पढ़ेंगे ऐसा क्वेश्चन हमेशा आपके सामने देखने को मिलेगा। बायोलॉजिकल इंडिकेटर हमेशा यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, ध्यान रखना है। मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन किसके, इसमें कौन सा हमारे बायोलॉजिकल इंडिकेटर नहीं है। चलिए ऑप्शन है यहाँ पर, बैसिलस स्टीरोथर्मोफिलस, फिर बात करें बैसिलस प्यूमिलियस, क्लोस्ट्रीडियम स्पोरोजेंस एंड बैसिलस कोगुलेंस। देखिएगा यहाँ हमारे बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस ये भी हमारे इंडिकेटर होंगे, यूज रहेंगे हमारे मॉइस्ट हीट में। बैसिलस प्यूमिलस की बात करते हैं तो ये रेडिएशन इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, रेडिएशन मेथड से अगर हम स्टेराइल कर रहे हैं तब यहाँ पर यूज किए जाने वाला हमारा बायोलॉजिकल इंडिकेटर आ जाएगा बैसिलस प्यूमिलियस। क्लोस्ट्रीडियम स्पोरोजेंस की बात करें, ये भी हमारे मॉइस्ट हीट में आ जाएंगे। बैसिलस कोगुलेंस से कोरिलेट कर लीजिए, क्या करते हैं ये कोगुलेशन का काम करते हैं, तो कोगुलेंस से कोरिलेट करेंगे आप कोगुलेशंस या हमारे बैसिलस कोगुलेंस, ये सिंपल ही हमारे एग्जांपल आ जाएंगे हमारे मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के। क्लियर, चलिए बैसिलस प्यूमिलियस यूज किया जाएगा हमारे आयोनाइजेशन रेडिएशन के लिए। ये टेबल भी आप जरूर से स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, यहाँ कहीं से भी क्वेश्चन निकल कर आ सकता है। इथाइलिन ऑक्साइड से पूछ सकता है, ड्राई हीट से आ सकता है, जरूर से इसे रिमेंबर करेंगे। चलिए अगला देखा जाए, द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर फ्लैश मेथड ऑफ पेस्चराइजेशन। ठीक है, फ्लैश मेथड क्या बताया था मैंने, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और हमारा एक्सपोजर टाइम कम रहेगा। चलिए 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट नहीं काट दीजिए। 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, ये आपके हो जाएंगे होल्डर मेथड। ठीक है, होल्डिंग मेथड, ये यहाँ पर टेम्परेचर कम है और आपका होल्डिंग टाइम या आपका एक्सपोजर टाइम ज़्यादा है। 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 सेकेंड्स, जी हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, पोस्चर के द्वारा दो मेथड बताया गया था हमारे पोस्चराइजेशन में, पहला हो जाएगा हमारा होल्डर मेथड और दूसरा है फ्लैश मेथड। यहाँ फ्लैश मेथड के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन है आपका 72 डिग्री सेल्सियस फॉर ओनली 20 सेकेंड्स, क्योंकि ये फ्लैश हो रहे हैं, जैसे हमारे फ्लैश लाइट जलते हैं, फ्लैश होते हैं कुछ देर के लिए, तो यहाँ हम टेम्परेचर हाई रखते हैं लेकिन हमारा एक्सपोजर टाइम यहाँ पर कम रखते हैं। क्लियर है, चलिए। और यही दूसरी बात कर लिया जाए, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, अगर हम पेस्चराइजेशन में हाइट और टेम्परेचर और ज़्यादा हम बढ़ा रहे हैं तब यहाँ पर 140 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 सेकेंड्स के लिए ही हम यहाँ पर स्टेराइल करेंगे। क्लियर है, चलिए अगला देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल डिसइंफेक्टेंट। एक हमारे पास आइडियल डिसइंफेक्टेंट है, इनके सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें देखना है और इनमें से कौन सा एक रॉन्ग स्टेटमेंट निकल रहा है इसे भी देखना है। चलिए, शुड हैव अ वाइड एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम, जी हाँ बिल्कुल सही। हम ऐसे डिसइंफेक्टेंट को यूज करें जो एक नहीं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का कैपेसिटी रखे। शुड बी इनसॉल्युबल इन वाटर, नहीं, देखिएगा ये कॉन्सेप्ट समझिए, वाटर के साथ अगर वो इनसॉल्युबल होगा तब हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं। मेनली अगर हम बात करें डिसइंफेक्टेंट का यूज कहाँ किया जाता है, जो हमारे फ्लोर्स हो गए, जो हमारे वॉल्स हो गए, अगर हमारे टेबल्स हैं, हमारे चेयर्स हैं, इन्हें डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। अगर ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा सॉल्वेंट क्या है, वाटर, अगर ये वाटर में ही सॉल्वेंट नहीं होंगे तो हम इसे कैसे यहाँ पर डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करें, जैसे हम लाइजॉल का यूज करते हैं घर में पोछा लगाने के लिए,
ताकि हम मस्कीटोज से या फ्लाइज से हम अपने घर को बचा सकें। अगर ये लाइजॉल वाटर हम, क्योंकि हम उसे वाटर के साथ मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद हम अपने घर में पोछा लगाते हैं, अगर ये वाटर के साथ मिक्स ही ना हो तो तब तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तब हमें हाई कॉन्सेंट्रेशन पर इसका क्वांटिटी हमें ज़्यादा लगेगा। तो ऐसा नहीं, वाटर में इजीली सॉल्युबल होना चाहिए। क्लियर? तो यही आपके रॉन्ग आंसर निकल गए। शुड नॉट बी हार्मफुल टू यूजर, ठीक है, यूजर्स को हार्मफुल ना हो। शुड प्रोड्यूस या शुड किल रैपिड प्रोडक्शन, ठीक है, रैपिड किल्स ये दे, अगर हमने जैसे ही यहाँ पर अप्लाई किया ये तुरंत ही उस एरिया पर प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सके। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पर और साथ ही साथ इसके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो पहला तो फास्टेस्ट एक्टिंग होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इनका कॉस्ट कम रहे यानी चीप कॉस्ट के रहे, हमारे यूज़र्स को किसी भी तरीके का इनसे प्रॉब्लम ना हो, अगर कोई यूज़र इसे यूज़ कर रहा है तो उसके लिए हार्मफुल ना हो। फिर बात करते हैं ये एक नहीं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को किल करने का कैपेसिटी रखे, साथ ही साथ ये वाटर में सॉल्युबल रहे, और एक बात ये रहे जब भी हम इसे अप्लाई करते हैं तब इनका लॉन्ग लास्टिंग पीरियड रहे। ऐसा नहीं कि हमने अभी अप्लाई किया 10 बजे और 10:30 बजे ख़त्म हो गया, नहीं, हमने अगर अप्लाई किया तो कम से कम एटलीस्ट 3 से 4 घंटा तक ये अपना इफेक्ट उस एरिया पर शो करें, या उस पर्टिकुलर एरिया पर एक लाइनिंग, एक कवरिंग ये दे दें ताकि लंबे समय तक वहाँ पर डिसइंफेक्टेंट एक्शन हमें देखने को मिले। ये सभी उनके मेन आइडियल कैरेक्टरिस्टिक हो जाएंगे। चलिए अगला देखा जाए, फैक्टर्स ऑन विच डिसइंफेक्टिविटी ऑफ डिसइंफेक्टेंट डिपेंड्स, ठीक है, किस फैक्टर पर डिसइंफेक्टेंट का हमारे डिसइंफेक्टिविटी डिपेंड करता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, टेम्परेचर एंड ऑल ऑफ द अबव। देखिएगा सिंपल ही बात करते हैं, अगर हमने किसी वेजिटेटिव सेल्स को हमने डिसइंफेक्ट करने के लिए किसी केमिकल का हमने यूज़ किया, ठीक है, अगर हम इस केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें तो क्या होगा, इजी तरीके से डिसइंफेक्टेंट होगा। दूसरा क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर भी बढ़ाते हैं तब भी क्या होगा, जो अभी 2 मिनट में हो रहा था अब हो सकता है कि वो 1 मिनट में ही डिसइंफेक्टेंट हो जाए, ठीक है, 1 मिनट में डिसइंफेक्ट हो सकता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी क्या हो सकता है, ये हमारे डिसइंफेक्शन का क्वालिटी बढ़ सकता है या हमारी डिसइंफेक्टिविटी बढ़ सकता है। फिर बात करते हैं टाइम ऑफ कांटेक्ट, अगर हमने 2 घंटे के लिए हमने एक्सपोज किया तब भी ये क्या कर रहे हैं अगर 2 घंटे के लिए किए तो 2 घंटे में ये मानकर चलिए, अगर 2 घंटे में ये सिर्फ 2000 माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को किल कर रहे हैं। अगर हमने 2 घंटे से इसका एक्सपोजर टाइम अगर बढ़ा दिया और इसे अगर 4000 कर दिया तो हो सकता है कि ये 2000 के बजाय 4000 माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को किल कर सकें। तो किसके कारण से हमारा डिसइंफेक्टिविटी बढ़ रहा है या उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, अगर हमने कंसंट्रेशन ज़्यादा लिया तब भी हो सकता है, टाइम अगर हमने कांटेक्ट ऑफ टाइम बढ़ा दिया, टाइम ऑफ कांटेक्ट बढ़ा दिया तब भी बढ़ सकते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से भी हमारा डिसइंफेक्टिविटी बढ़ सकता है। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या निकलेगा आपका यहाँ पर, ऑल ऑफ द अबव। चलिए अगला देखा जाए, अल्कोहल कैन किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू, अल्कोहल किस मेथड के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को किल करते हैं, डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, अल्कलाइजेशन ऑफ डीएनए, ऑक्सीडेशन ऑफ द सेलुलर कंपोनेंट्स एंड नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जब भी हम अल्कोहल की बात करते हैं तो ये डायरेक्ट हमारे प्रोटीन को इफेक्ट करते हैं, प्रोटीन को डीनेचर करेंगे या प्रोटीन को हमारे इनएक्टिवेट करते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स को इनएक्टिवेशन का काम रहता है हमारा अल्कोहल का एज अ डिसइंफेक्टेंट। क्लियर? चलिए ध्यान रख लीजिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, एक साइड हमारे केमिकल डिसइंफेक्टेंट हैं, एक साइड इनके मोड ऑफ एक्शन है, और यहाँ पर आपके यूजर्स देखने को मिल जाएंगे। फिनॉल्स किस में काम कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन्स को डिस्ट्रूट कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन्स को डैमेज कर रहे हैं। मर्क्यूरी कंपाउंड्स कोगुलेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स कर रहे हैं। सिल्वर नाइट्रेट प्रोटीन डिनेचुरेशन कर रहे हैं। आयोडीन भी हमारे प्रोटीन डिनेचुरेशन या प्रोटीन इनएक्टिवेशन कर रहे हैं। क्लोरीन की बात करते हैं तो सेलुलर लेवल पर ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस करवा रहे हैं, और ग्लूसरैल्डिहाइड क्या करवा रहे हैं, डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। क्लियर? इंपॉर्टेंट रहेगा, सभी डिसइंफेक्टेंट के मैकेनिज्म आपको जरूर से याद रहने चाहिए। चलिए अगला देखा जाए, एल्डिहाइड
विच आर मोस्ट पावरफुल डिसइंफेक्टेंट, इनमें ये सभी हमारे एल्डिहाइड हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा एक्टिव एल्डिहाइड कौन से हैं? फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड एंड ग्लूटरल्डिहाइड। एंड ऑप्शन डी है यहाँ पर ए एंड सी बोथ, मतलब हमारे फॉर्मेल्डिहाइड भी और हमारे ग्लूटरल्डिहाइड भी। तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर आपके फॉर्मेल्डिहाइड के साथ साथ आपके ग्लूटरल्डिहाइड, ये दोनों एज कंपेयर टू एसिटल्डिहाइड, हमारे फॉर्मेल्डिहाइड एंड ग्लूटरल्डिहाइड ये दोनों ही मोस्ट एक्टिव होते हैं। क्यों ऐसे होते हैं? क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड को अगर हम कम समय पर एक्सपोज कर रहे हैं तब ये वेजिटेटिव सेल्स को डैमेज कर रहे हैं, बट अगर हम एक्सपोजर टाइम बढ़ा दें तब ये इनके स्पोर सेल्स को भी डैमेज कर सकते हैं। क्लियर? वहीं अगर एसिटल्डिहाइड की बात करें तो इनमें ये कैपेसिटी नहीं होता, ये किसी भी कंडीशन पर इनके स्पोर सेल्स को डैमेज नहीं कर सकते। ग्लूटरल्डिहाइड के साथ भी सेम किस्सा है, ये भी हमारे फॉर्मेल्डिहाइड के तरीके से ये भी हमारे स्पोर सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। क्लियर है? तो ग्लूटरल्डिहाइड, साथ ही साथ ग्लूटरल्डिहाइड का यूज हम माइकोबैक्टीरियम, जितने हमारे माइकोलिक एसिड के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं इन्हें भी डिसइंफेक्ट करने के लिए इनका यूज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला देखा जाए, फिनॉल 1% हैज विच टाइप ऑफ एक्शन। अगर हमने फिनॉल का 1% लिया, अगर हमने 1% कॉन्सेंट्रेशन लिया तब ये किस तरीके का एक्शन शो करेगा? बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरिसिडल, फंगिसिडल एंड नन ऑफ द अबव। बैक्टीरियोस्टैटिक इट मीन्स क्या कर रहे हैं? बैक्टीरियल ग्रोथ को स्टॉप कर रहे हैं। स्टैटिक्स इट मीन्स स्टॉप। सीडल इट मीन्स क्या कर रहे हैं? किल कर रहे हैं, बैक्टीरिया को पूरी तरीके से किल कर रहे हैं। फंगिसिडल इट मीन्स फंगी को किल कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पर? फिनॉल का 1% ये वर्क करता है एज अ बैक्टीरिसिडल, मतलब बैक्टीरिया को किल करते हैं पूरी तरीके से, और इसी कारण से हम क्या करते हैं, इन्हें एज अ रिफरेंस डिसइंफेक्टेंट इनका यूज करते हैं। क्लियर है? चलिए बैक्टीरिसिडल एक्शन इनमें रहेगा। आगे देखा जाए, द रीडल-वॉकर टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द एफिकेसी ऑफ। रीडल-वॉकर टेस्ट का यूज कहाँ किया जाएगा? किसके एफिकेसी के लिए यूज किया जाएगा? तो हमारे डिसइंफेक्शन आ रहे हैं, हमारे मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, एंटीबायोटिक्स एंड ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। तो क्या होगा यहाँ पर? रीडल-वॉकर टेस्ट जिसमें हम साल्मोनेला टाइफी का यूज करते हैं, ये हो गए हमारे फिनॉल कोफिशिएंट हो गए, इनका यूज किया जाएगा किसी भी डिसइंफेक्टेंट के एफिकेसी को चेक करने के लिए। ठीक है? डिसइंफेक्टेंट के एफिकेसी को ये इवैल्यूएट कर रहे हैं, इनके पावर्स को ये बता रहे हैं कितने ये एक्टिव हैं, इन्हें बताने के लिए। ट्यूब डाइल्यूशन टेस्ट यूज किया जा सकता है अगर प्लेट मेथड यूज करेंगे। फिल्टर पेपर टेस्ट, कप प्लेट मेथड, डिक प्लेट टेस्ट यूज कर रहे हैं। फिनॉल कोफिशिएंट, ये सभी यहाँ पर हम यूज करके किसी भी डिसइंफेक्टेंट का इवैल्यूएशन कर सकते हैं या इनके एफिकेसी को हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट आ रहा है? ठीक है, ये भी हमारे डिसइंफेक्टेंट के कोफिशिएंट को या इनके एफिकेसी को चेक करने वाले टेस्ट हैं। पहला ऑप्शन है मीडियम पीएच फॉर चिक-मार्टिन टेस्ट इज 6.8। फिर बात करें टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन रीडल-वॉकर टेस्ट इज साल्मोनेला टाइफी। अभी बताया था मैंने, रीडल-वॉकर टेस्ट में हमारे टेस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या रहते हैं? साल्मोनेला टाइफी, जो टाइफॉइड कॉज करवाते हैं। फिर मीडियम फॉर चिक-मार्टिन टेस्ट ये 6.8 बता रहा है, नहीं 6.8 नहीं रहता है, 7.3 to 7.6 अप्रॉक्स ऐसे कुछ रहते हैं, आपके न्यूट्रल रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर पीएच 6.8 नहीं रहेगा, तो सिर्फ आपका सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, ओनली सेकंड ऑप्शन, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलिए वेरीफाई कर लिया जाए। मीडियम की बात करते हैं, रीडल-वॉकर टेस्ट यहाँ पर 7.3 to 7.5 है। चिक-मार्टिन की बात करें 7.3 to 7.5 है। ठीक है, और यहाँ हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आ रहे हैं रीडल-वॉकर टेस्ट में साल्मोनेला टाइफी, चिक-मार्टिन टेस्ट में भी हमारे साल्मोनेला टाइफी। एओएसी की बात करते हैं तो यहाँ पर साल्मोनेला टाइफी के साथ स्टेफिलोकोकस ऑरियस भी यहाँ पर एड ऑन हो जाते हैं। चलिए हिस्ट्री से क्वेश्चन है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन डिस्कवर्ड बाय। किसके द्वारा स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का डिस्कवरी किया गया था? सर रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर एंड जोसेफ लिस्टर।
क्या हो गया करेक्ट आंसर यहाँ पर? स्मॉल पॉक्स का डिस्कवरी सबसे पहले एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। ठीक है, लोइस पॉस्चर इन्होंने पास्चराइजेशन मेथड दिया, सर रॉबर्ट कोच ने कोच पोस्टुलेट्स दिया, लिस्टर की बात करते हैं, इन्होंने सबसे पहले फिनॉल का यूज किया था फॉर अ डिसइंफेक्टेंट लिक्विड। क्लियर, एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का डिस्कवरी किया था। चलिए अगला, बिफोर द इम्यूनाइजेशन द स्किन इज क्लीन्ड विथ। इम्यूनाइजेशन मतलब अगर किसी तरीके का हम वैक्सीन दे रहे हैं, इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, तब उसके पहले हम किस डिसइंफेक्टेंट का यूज करते हैं, किस एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं? डिटर्जेंट, इंसेक्टिसाइड, क्लोरीन एंड इथेनॉल। क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर? एल्कोहल, किसी भी तरीके का एल्कोहल रहे, मेनली उसमें यहाँ पर इथेनॉल यूज करते हैं। आपने देखा होगा जब आपको इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर, तो सबसे पहले उस पर्टिकुलर एरिया पर वो एक स्प्रिट से उससे क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। ठीक है, तब जाकर ही यहाँ आपको इंजेक्शन दिया जाता है, सिरिंज लगाया जाता है। और ये अल्कोहल या ये स्प्रिट क्या रहेगा? ये मेनली हमारे इथेनॉल्स रहते हैं। क्लियर, इथेनॉल्स का यहाँ पर यूज किया जाएगा। चलिए, वैक्सीन प्रोड्यूस या वैक्सीन प्रोवाइड्स विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी, किस तरीके का इम्यूनिटी हमें वैक्सीन के द्वारा देखने को मिलता है? एक्वायर्ड और इनिटेट, बोथ ए एंड बी, मतलब हमारे एक्वायर्ड और इनिटेट दोनों, और इनमें से कोई भी नहीं। अब देखिएगा क्या होता है, एक्वायर्ड मतलब क्या करते हैं हम? आर्टिफिशियल तरीके से हमारे बॉडी में किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट हम इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा एक्वायर्ड। हमने एक्वायर किया, कहीं से हमने लाया। इनेट की बात करते हैं तो इनेट क्या हो रहा है? ये हमें बिफोर बर्थ, हमें पहले ही हमने अभी बर्थ के समय में ही जो हमारे बॉडी में पहले ही जो इम्यूनिटी प्रेजेंट रहती है, इसे इनेट इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। तो वैक्सीन क्या होंगे? ये क्या कर रहे हैं? कोरोना वायरस के वैक्सीन, मम्स के वैक्सीन, मिसल्स के वैक्सीन, ये पोलियो वायरस के वैक्सीन, ये सब क्या कर रहे हैं? ये हम एक्सटर्नली उन्हें दे रहे हैं, आर्टिफिशियली हमने बनाया और आर्टिफिशियली हम अपने बॉडी में इम्यूनिटी दे रहे हैं। क्लियर, एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं हमारे वैक्सीन्स। क्लियर है? चलिए फिर क्या है यहाँ पर? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर करेक्ट? करेक्ट कॉम्बिनेशन निकालना है। वैक्सीन इज अ सब्सटेंस यूज्ड टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। बिल्कुल सही, वैक्सीन क्या कर रहे हैं? एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन के लिए ये हमारे इम्यूनिटी बॉडी को, हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहे हैं। टॉक्सिड प्रमोट्स द इम्यून रेस्पॉन्स अगेंस्ट द वायरल टॉक्सिन्स। चलिए, एंटीटॉक्सिन्स इज एंटी body which with ability to neutralize a specific toxin and antiserum acts against many infection by active immunity। नहीं, देखिएगा यहाँ वैक्सीन वाला कॉन्सेप्ट सही हो रहा है, क्योंकि वैक्सीन क्या कर रहे हैं? एंटीबॉडीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं। टॉक्सोइड की बात करते हैं तो टॉक्सोइड कभी भी इम्यून रेस्पॉन्स के लिए नहीं, इम्यून रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। चलिए, एंटीटॉक्सिन की बात करते हैं तो एंटीटॉक्सिन क्या होते हैं? ये टॉक्सिन्स के ही टॉक्सिन्स को क्या करते हैं? टॉक्सिन्स के हमारे इनएक्टिवेटेड फॉर्म रहते हैं, ये टॉक्सिन्स को क्या करते हैं? ये इनएक्टिव करते हैं। ठीक है, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं टॉक्सिन्स को, तो ये भी आपके लिए करेक्ट आ रहा है। एंटी सीरम एक्ट्स अगेंस्ट मैनी इन्फेक्शन बाय एक्टिव इम्यूनिटी। नहीं, एंटी सीरम क्या करते हैं? पैसिव इम्यूनिटी देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके रॉन्ग आ जाएंगे। करेक्ट क्या आ रहा है? ऑप्शन पी एंड ऑप्शन आर। क्लियर, पी एंड आर आर ट्रू, क्यू एंड आर आर फॉल्स, क्यू एंड आर आर फॉल्स, क्यू एंड एस आर फॉल्स। क्लियर, चलिए ऑप्शन ए के साथ चलेंगे यहाँ पर। चलिए, एंटी सीरम क्या करते हैं? यहाँ पर हमारे बॉडी को पैसिव इम्यूनिटी देते हैं, ध्यान रखना है। टॉक्सोइड्स क्या रहते हैं? टॉक्सिन्स के ही इनएक्टिवेटेड फॉर्म रहते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर करेक्ट अबाउट टाइप्स ऑफ वैक्सीन। ठीक है, टाइप्स ऑफ वैक्सीन, और इसके लिए हमें करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। लाइव एटेन्यूएटेड या लाइव वैक्सीन यूजेस अ वीकेंड फॉर्म ऑफ जर्म डेट कैन नॉट कॉज डिजीज। चलिए, इनएक्टिवेटेड या जिसे हम किल्ड एंटीजन के नाम से जान सकते हैं, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में हमारे किल्ड एंटीजन रहते हैं। सब यूनिट की बात करते हैं तो सब यूनिट क्या रहते हैं? प्यूरिफाइड एंटीजेंस रहते हैं। टॉक्सोइड इज एन एक्टिवेटेड टॉक्सिन। अब देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर करेक्ट आंसर?
ये तो आपके सही होंगे। लाइव एटेन्यूएटेड में लाइव वैक्सीन रहते हैं या लाइव हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में क्या रहते हैं, किल्ड एंटीजेंस रहते हैं। सब यूनिट वैक्सीन जो रहते हैं वो प्यूरिफाइड एंटीजन कैरी करते हैं। बट अगर टॉक्सॉइड की बात किया जाए, टॉक्सॉइड क्या होते हैं, क्या बताया था मैंने, ये टॉक्सिन्स के इनएक्टिवेटेड फॉर्म रहते हैं ना भैया, याद रखना है। इनएक्टिवेटेड फॉर्म्स या हमारे टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए टॉक्सॉइड्स का यूज किया जाता है। यहां पर बोला गया है एक्टिवेटेड फॉर्म, ठीक है। तो आपके पी क्यू एंड आर आर करेक्ट, पी क्यू एंड आर आर करेक्ट, पी क्यू एंड आर आर करेक्ट, एस इज फॉल्स, ठीक है। करेक्ट आंसर निकला आपका ऑप्शन सी यहां पर। चलिए, ऐसे अगर लंबा क्वेश्चन आता है, लेंथी क्वेश्चन आता है, ऐसे प्यार से उसे समझिएगा पहले, इसके बाद ही सॉल्व कीजिएगा, आपका क्वेश्चन कभी भी यहां पर मिस्टेक नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ वैक्सीन एंड देयर एग्जाम्पल। एक साइड हमारे वैक्सीन है और दूसरे कॉलम में यहाँ पर इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, सब यूनिट एंड टॉक्सॉइड, और यहाँ पर इनके वायरस या बोला जाए इनके एग्जाम्पल्स। लाइव वैक्सीन कहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे हमारे, लाइव एटीन्यूएटेड किसके रहते हैं, रूबेला वायरस। जब हम रूबेला वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन बना रहे हैं तब हम रूबेला वायरस के लाइविंग या लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर डालते हैं। इनएक्टिवेटेड की बात करते हैं तो इनएक्टिवेटेड में हम किल्ड एंटीजन डालते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा, प्लेग, ठीक है। प्लेग जो यर्सिनिया पेस्टिस के द्वारा होता है, इसका हम इनएक्टिवेटेड एंटीजन डालेंगे इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के अंदर। सब यूनिट की बात करते हैं जिसमें प्यूरिफाइड एंटीजेंस रहते हैं, ये आ जाएंगे आपके हेपेटाइटिस के वैक्सीन, हेपेटाइटिस ए बी सी के वैक्सीन आपके सब यूनिट्स वैक्सीन कहलाते हैं। टॉक्सॉइड की बात करते हैं तो टॉक्सॉइड में आपके टिटेनस आ जाएंगे, ठीक है। टॉक्सॉइड वैक्सीन जिसमें हम टॉक्सॉइड का यूज करते हैं, ये टिटेनस और डिप्थेरिया वैक्सीन, इनके एग्जांपल दो ही ऐसे अभी तक वैक्सीन हैं जो टॉक्सॉइड कंटेन करते हैं। ये हो गए हमारे डिप्थेरिया एंड टिटेनस। चलिए देखा जाए, P स्टैंड फॉर 3, P फॉर 3, Q फॉर 4, P फॉर 3, Q फॉर 4, R फॉर 2, R for 2 and S for 1, S for 1। क्लियर? चलिए करेक्ट आंसर निकल गया यहां पर आपके लिए। ओके, ऑप्शंस यहां पर रिपीटेड है, कोई दिक्कत नहीं आपको। यहां पर कोरिलेट करना है, P फॉर 3 रूबेला वायरस, Q फॉर 4, ये दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही ऑप्शन यहां पर रिपीटेड है, इसके लिए सॉरी रहेगा। चलिए क्लियर। चलिए आगे देखा जाए, मैच द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्सीन एंड देयर सोर्स। एक साइड हमारे वैक्सीन है और दूसरे साइड इनके क्या है, सोर्स हैं। डीपीटी वैक्सीन यानी डिप्थेरिया पेट्रोसिस एंड टिटेनस वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन ओलियो ओरल पोलियो वायरस या पोलियो वैक्सीन, और मीसल्स। अब देखिएगा यहाँ पर डीपीटी आ रहे हैं, डीपीटी मतलब क्या होगा, यहाँ पर हम सीधा डीपीटी मतलब हम यहाँ पर पेट्रोसिस, डीपीटी यानी हमारी जो पी आ रहे हैं, पेट्रोसिस आ रहे हैं, पेट्रोसिस से कोरिलेट कर लीजिएगा, बॉटेडेला पेट्रोसिस यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। बीसीजी वैक्सीन किसके लिए होता है, ट्यूबरक्लोसिस, किसके द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ओपीवी यानी ओरल पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन से कोरिलेट कर दीजिए, पोलियो वैक्सीन, पोलियो वायरस। एंड मिसल्स किससे होता है, हमारे मम्प वायरस से। क्लियर। पी स्टैंड फॉर 1, पी स्टैंड फॉर 1, क्यू स्टैंड फॉर 4, Q स्टैंड फॉर 4, ठीक है। R स्टैंड फॉर 3 एंड S स्टैंड फॉर 2। ऑप्शन डी यहां पर निकल रहा है। क्लियर। चलिए ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। एक साइड हमारे वैक्सीन और एक साइड यहां पर इनके सोर्सेस किससे बनाए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर करेक्ट, ठीक है। करेक्ट कॉम्बिनेशन निकालना है यहाँ पर। एक साइड हो गया हमारे टिटेनस वैक्सीन, ये हो गया इनका फ्रीक्वेंसी, और ये हो गया इनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और ये हो गया इनका डोज। चलिए टिटेनस टॉक्सॉइड दिन में मतलब 2 बार दिया जाएगा, इंट्रामस्कुलर दिया जाएगा, और डोज रहेगा 2 ml। फिर बात करते हैं डीपीटी बूस्टर वैक्सीन 1, एक बार दिया जाएगा, इंट्रामस्कुलर दिया जाएगा, और 0.5 ml इसका डोज रहेगा। ओरल पोलियो वैक्सीन की बात करते हैं तो इसका बूस्टर जो वैक्सीन रहेगा ओरली दिया जाएगा और 2 ड्रॉप दिया जाएगा। मिसल्स या एमआर 2 डोज दिया जाएगा, इंट्रामस्कुलर दिया जाएगा, और डोज रहेगा आपका 1 ml।
यहाँ पर आपको करेक्ट निकालना है, करेक्ट कॉम्बिनेशन निकालना है। देखिए टिटेनस टॉक्सॉइड 2 बार दिया जाएगा, इंट्रामस्कुलर दिया जाएगा, बिल्कुल सही, बट यहाँ पर डोज कितना रहेगा 0.5 ml, ठीक है 0.5 ml 2 बार दिया जाएगा, इंट्रामस्कुलर दिया जाएगा हमारे टिटेनस ऑक्साइड का, तो ये आपके लिए इनकरेक्ट निकला। डीपीटी की बात करते हैं तो ये क्या हो रहा है, बूस्टर वैक्सीन है, तो सिर्फ 1 बार दिया जाएगा और इंट्रामस्कुलर रूट से कितना ml दिया जाएगा 0.5 ml, बिल्कुल सही। ओरल पोलियो वैक्सीन ये बच्चों को दिया जाता है, 2 ड्रॉप दिया जाता है, 2 बूंद दिया जाएगा और ओरल तरीके से दिया जाएगा, ये भी आपका करेक्ट निकल रहा है, यानी क्यू एंड आर यहाँ पर सही निकल गए, पी अभी तक गलत है। मिसेल्स की बात करें, ये 2 डोज दिया जाएगा इंट्रामस्कुलर और 1 ml नहीं। मिसेल्स की बात करते हैं, ये आपका सब क्यूटेनियस दिया जाता है, ठीक है सब क्यूटेनियस, और डोज रहेगा 0.5 ml, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, आपका क्यू और आर करेक्ट रहेंगे, पी एंड एस आर इनकरेक्ट। देखिए क्यू एंड आर करेक्ट, क्यू एंड आर करेक्ट, पी एंड एस आर इनकरेक्ट और फॉल्स। क्लियर, चलिए ध्यान रखना है, यहां से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है, ये सभी डोज जरूर से ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखा जाए, व्हेन टू गिव ओरल पोलियो वैक्सीन 1, 2 and 3 डोज। ओरल पोलियो वैक्सीन का डोज कब दिया जाता है बच्चों को, 6th वीक, 10th वीक, 14th वीक, 4 वीक, 10 वीक, 16 वीक, 5, 8 and 14 वीक, 6, 8 and 12 वीक, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों को 6वें हफ्ते में दिया जाएगा, ठीक है, जब हमारा जो चाइल्ड है जब उसको 6th वीक कंप्लीट होंगे तब उनको पहला डोज दिया जाएगा। इसके बाद 2 ड्रॉप 2 बूंद उन्हें दिया जाएगा जब वो 10वें हफ्ते में चले जाएं, और उसके बाद जब वो अपने 14वें हफ्ते में जाएंगे तब उन्हें तीसरा डोज दिया जाएगा, ये भी हमारे 2 ड्रॉप्स रहेंगे। क्लियर, चलिए डोज इनका जरूर से ध्यान रखेंगे, या इसे बोला जाए शेड्यूल इम्यूनाइजेशन, शेड्यूल के नाम से भी जान सकते हैं। क्लियर, 2 ड्रॉप दिया जाएगा 6वें हफ्ते, 10वें हफ्ते और 14वें हफ्ते में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस एंड वुंड्स आर क्लीन्ड बाय विच एंटीसेप्टिक नेम्ड एज, ठीक है, किस हमारे कॉन्टैक्ट लेंस और वुंड्स इनका हम जब भी इनसे स्टेराइल करते हैं तो ये किस एंटीसेप्टिक के द्वारा स्टेराइल किए जाते हैं, आयोडीन, टिंचर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड क्लोरीन। क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर, H2O2। ध्यान रखना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपने देखा होगा वुंड्स को क्लीन करने के लिए, क्लॉथेस को क्लीन करने के लिए, ठीक है, व्हाइटनिंग टीथ के लिए, हेयर डाइज के लिए, एक्नीस के लिए, ये अगर कहीं कट लग गया तो ये सभी इन सभी को क्लीन करने के लिए हम सबसे ज़्यादा यहाँ पर अगर घरेलू नुस्खा बोला जाए तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का यहाँ पर यूज़ करते हैं। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं, विच मैकेनिज्म वर्क व्हेन यूवी रेज आर अप्लाइड इन द स्टेरिलाइजेशन मेथड, ठीक है, यूवी रेज को यूज कर रहे हैं, किस तरीके का यहाँ मैकेनिज्म देखने को मिलता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर, एब्जॉर्प्शन। क्यों भैया, जब भी हम यूवी रेज देते हैं तो ये कहाँ किसे एक्ट करते हैं, जितने हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं इनके एंजाइम्स को, इनके डीएनए या बोला जाए इनके जेनेटिक मटेरियल्स को इन यहाँ पर टारगेट करते हैं, और किस तरीके का वर्क करते हैं, इनमें ये प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस नहीं होने देते, ठीक है, इनका जो सीक्वेंस रहता है इस सीक्वेंस को ये डिस्टर्ब कर देते हैं, डिसअरेंज कर देते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इनके जो पायरिडिन या पाइपिरिडिन जो बेस रहते हैं, पायरिमिडिन बेस मानकर चलिए, पायरिमिडिन बेस जो रहते हैं ये इन यूवी रेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद इनका जो सीक्वेंस अब बनेगा ये प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं रहता, ठीक है, ये प्रॉपर सीक्वेंस जो ऐसा हो रहा है, एक पी ऐसे मिल रहे हैं, ऐसा मिलना है, लेकिन अब ये नहीं मिलके ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, एडजेसेंट जो इनके पास में रहते हैं इन पायरिमिडिन बेस के साथ ही जाकर अटैच हो जाते हैं, और अब जो इनका आगे का जो डीएनए बनेगा वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा, या बोला जाए प्रॉपर तरीके से इनका डीएनए का फॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब इनका सीक्वेंस प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, इनके सीक्वेंसिंग में, इनके अरेंजमेंट में किसी तरीके का डिस्टर्बेंस आ गया है। चलिए आगे देखते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पास्चुराइजेशन मेथड, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर दे दिया गया यहाँ पर, टेम्परेचर फॉर
होल्डर मेथड इज 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 सेकेंड। चलिए, सीरम एंड बॉडी फ्लूइड्स आर स्टेराइल्ड यूजिंग दिस मेथड इज इफेक्टिव अगेंस्ट माइकोबैक्टीरिया। टेम्परेचर फॉर फ्लैश मेथड इज 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। अब देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पर निकालिएगा। क्या बताया था मैंने, पास्चुराइजेशन मेथड है, इसके अंदर दो मेथड यूज करते हैं, होल्डर मेथड और दूसरा फ्लैश मेथड। होल्डर मेथड में क्या होता था, टेम्परेचर कम है, एक्सपोजर टाइम ज़्यादा है, और जस्ट वाइस वर्सा अगर मैं यहाँ फ्लैश मेथड की बात करूँ, टेम्परेचर ज़्यादा है और हमारा होल्डिंग टाइम कम है। यहाँ पर ऑप्शन पढ़िएगा, होल्डर मेथड में क्या बोल दिया गया, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा बता दिया गया और यहाँ पर टाइम आपका कम बोल दिया गया। यहाँ क्या बोल रहे हैं, फ्लैश मेथड की बात करें तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट दे दिए, फ्लैश मेथड ये कंडीशन यहाँ पर होना था, ठीक है, तो ये दोनों ही आपके रॉन्ग निकल रहे हैं। चलिए यहाँ बात करते हैं सीरम एंड बॉडी फ्लूइड। जी हाँ, सीरम और बॉडी फ्लूइड्स को हम इस मेथड से स्टेराइल कर सकते हैं, मिल्क को इस मेथड से स्टेराइल किया जा सकता है। फिर बात करते हैं दिस आर इफेक्टिव अगेंस्ट द माइकोबैक्टीरिया। जी हाँ, बिल्कुल सही, माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज से बिलोंग करने वाले जितने भी बैक्टीरियाज हैं, माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं, जिनके पास माइकोलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, हम इस मेथड से इन्हें स्टेराइल कर सकते हैं। क्लियर? तो आपके Q एंड R करेक्ट निकलेंगे। क्या हो रहा है, Q एंड R करेक्ट, P एंड S आर इनकरेक्ट। क्लियर? ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर निकल रहा है। चलिए, पास्चुराइजेशन मेथड हो गया। आगे देखा जाए, सर जोसेफ लिस्टर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द यूज ऑफ एंटीसेप्टिक इन हॉस्पिटल्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द केमिकल he used to antiseptic process, he used in the antiseptic process। ठीक है, सबसे पहले सर जोसेफ लिस्टर ने क्या किया था, इन्होंने जब किसी पर्सन को ये ऑपरेट कर रहे थे, सर्जरी कर रहे थे, तो इन्होंने एंटीसेप्टिक तरीके से एक केमिकल का यूज़ किया था, क्योंकि उस समय इतना एडवांस टेक्निक नहीं था, पता नहीं था कि किस लिक्विड का यूज़ करना है एज एन एंटीसेप्टिक, तो इन्होंने इनमें से किसी एक केमिकल का यूज़ किया था। क्या है यहाँ पर, इथाइल अल्कोहल, कार्बोलिक एसिड, हमारे हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड क्लोरोहेक्सिडीन। तो क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर, फिनॉल्स। जी हाँ, फिनॉल, जिसे हम कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले इन्हें पता नहीं था किस केमिकल का यूज करें, तो इन्होंने फिनॉल जो कि एक डिसइंफेक्टेंट है, उसे इन्होंने एज अ एंटीसेप्टिक यूज किया था किसी पर्सन का सर्जरी करने के लिए। क्लियर? तो यहाँ आ जाएंगे हमारे फिनॉल्स या कार्बोलिक एसिड। चलिए, इनका मैकेनिज्म भी ध्यान रखेंगे, सेल मेम्ब्रेन्स को डिस्टर्ब करते हैं, इन्हें डिस्टर्ब करते हैं। अगला क्या क्वेश्चन है, द केमिकल विच इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ब्लीच यूज्ड टू किल बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरस। ठीक है, ब्लीच के तरीके से हम इसका यूज कर रहे हैं। कौन सा केमिकल है भैया, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, इथाइलिन ऑक्साइड, सोडियम हाइपोक्लोराइट एंड इथाइल अल्कोहल। क्लियर? ब्लीच के तरीके से यूज करेंगे, यहां पर आएगा हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। चलिए अगला देखते हैं, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ वर्किंग ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एज अ डिसइंफेक्टेंट एजेंट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट किस तरीके का एक्शन यहां पर शो कर रहा है, प्रोटीन डिनेचुरेशन, सेल वॉल डिस्ट्रप्शन, इनहिबिट सेलुलर ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड एल्कालाइजेशन। तो क्या बताया था मैंने आपको, प्रोटीन डिनेचुरेशन का इनका काम रहता है। ठीक है, प्रोटीन को डिनेचुरेट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अ केमिकल यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन इज कॉल्ड। अगर हम इनमें से किसी केमिकल का यूज कर रहे हैं जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन से या स्किन से क्या कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को किल कर रहे हैं। डिटर्जेंट, अल्कोहल, पेस्टिसाइड्स एंड एंटीसेप्टिक्स। क्या होंगे करेक्ट आंसर यहाँ पर, एंटीसेप्टिक। ठीक है, एंटीसेप्टिक का यूज करेंगे जब हम किसी लिविंग सेल को डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ दो तरीके के हमारे पास लिक्विड हैं, एक है डिसइंफेक्टेंट, दूसरे हैं हमारे एंटीसेप्टिक। इनका मैकेनिज्म सेम रहता है, लेकिन
यहाँ इनके प्रोसेस, इनके यूज़ करने का प्रोसेस अलग है। एंटीसेप्टिक का यूज़ हम हमारे बॉडी, अगर हमारे बॉडी में किसी तरीके कट लग गया तो हम यहाँ पर लिविंग सेल्स में इन्हें यूज़ कर रहे हैं। बट डिसइंफेक्टेंट की बात करते हैं तो हम फ्लोर को, हमारे फर्नीचर्स को, जितने नॉन लिविंग थिंग्स हैं इन्हें डिसइंफेक्ट करने के लिए, इन्हें फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए हम डिसइंफेक्टेंट का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, सिंपल सा यहाँ पर आपका डिफ्रेंसिएशन है, याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं। एट व्हाट pH द एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया विल डाई इन द वाटर। ठीक है, किस pH पर एस्चेरिचिया कोलाई डाई हो जा रहा है या नहीं रह पा रहा है, कौन सा इसके लिए इनफेवरेबल कंडीशन मिल रहा है? 6 pH 7 pH 4 एंड pH 9.5। देखिए क्या होता है एस्चेरिचिया कोलाई, ये एक बेसिक बैक्टीरिया रहता है। ठीक है, बेसिक रहते हैं ये, मेनली हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन का नेचर क्या है, वहाँ का pH क्या है, बेसिक है। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा हाईली बेसिक हो जाएगा तब यहाँ सरवाइव नहीं कर सकते ये। ठीक है, हाईली बेसिक किस कंडीशन में हो रहे हैं? 6 आपके एसिडिक की ओर जाएंगे, 4 आपके एसिडिक जा रहे हैं, 7 न्यूट्रल रहेगा, और 9.5 आपके क्या हो रहे हैं, हाईली बेसिक। ठीक है, हाईली बेसिक 9.5 पर ये नहीं रह सकते। ठीक है, चलिए 9.5 या 9 pH से अगर बढ़ता है, अगर हाईली बेसिक कंडीशन रहता है, यहाँ पर एस्चेरिचिया सरवाइव नहीं कर सकते। क्लियर है? चलिए, होप सो ये सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। जितने भी क्वेश्चंस, जैसे भी यहाँ पर आपको मैकेनिज्म्स देखने को मिले हैं, जो भी यहाँ आपको टेबल एंड चार्ट्स देखने को मिले हैं, और साथ ही साथ जो यहाँ आपको ट्रिक्स मैंने बताया, मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप जरूर से इसे हमेशा रिमेंबर करके रखें। ये ना ही आपके सिर्फ इसी एग्जाम में, बल्कि हर किसी भी एग्जाम में आप बैठते हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपको हर तरीके से हेल्प करेंगे। चलिए, इसी बेस्ट विशेष के साथ मैं मिलता हूं आप सभी से एक नए वीडियो में, एक नए टॉपिक में, एक नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। स्टे tuned with GPAT Discussion Center. Thank you all.